नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आर के नोवेल में। इस नोवेल का पूरा श्रेय मूल लेखक को जाता है। अगर आपको यही नोवेल पसंद आए तो कृपया करके लाइक एंड सब्सक्राइब करें। डिस्क्लेमर, यह वीडियो केवल मनोरंजन और शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए बनाया गया है। इस उपन्यास में सभी नाम, पात्र, व्यवसाय, स्थान, घटनाएं सभी लेखक की कल्पना की उपज है। क्या उन्होंने यह नहीं कहा था कि जियांग यान तियानसी कॉस्मेटिक्स कंपनी के साथ सहयोग करना चाहता था? वह वित्त विभाग में क्यों जाना चाहेंगे? जैसे ही चेन वेइमिन को यह ख्याल आया कि उसने समूह की पीठ पीछे क्या किया है, उसने मन ही मन सोचा कि यह बुरा था। हालांकि ऊपरी तौर पर वह शांत रहे और उनके हाव भाव में कोई परिवर्तन नहीं आया। ठीक है, जियांग शाओ, कृपया इस तरफ आइए। चेन वेइमिन के पीछे पीछे चलते हुए जियांग यान की नजरें चंचलता से उसकी पीठ पर टिकी हुई थी। चेन वेइमिन सक्षम था, लेकिन दुर्भाग्य से वह एक कृतघ्न सफेद आंखों वाला भेड़िया था। अंधेरे में छिपे एक जहरीले सांप की तरह। जब जियांग परिवार शक्तिशाली था तो वह अच्छा व्यवहार करता था, लेकिन जैसे ही जियांग परिवार में गिरावट के संकेत दिखाई दिए, चेन वेइमिन अपने मालिक के खिलाफ हो गया। और वित्त विभाग में ऐसी चीजें थी जिनका इस्तेमाल चेन वेइमिन के खिलाफ किया जा सकता था। जियांग यान चेन वेइमिन के पीछे पीछे चला और दोनों कदम दर कदम इमारत में चले गए। फ्रंट डेस्क पर बैठी व्यस्त और नाजुक सुंदरी उस समय दंग रह गई जब उसने चेन वेइमिन को एक युवक को सम्मानपूर्वक अंदर ले जाते देखा। मैनेजर चेन वेइमिन ने हालांकि उसकी बात अनसुनी कर दी और बस इतना कहा, जियांग शाओ, यह इमारत की पहली मंजिल है। वित्त विभाग इमारत की 5वीं मंजिल पर है। हम यहाँ के लिए निर्धारित लिफ्ट से जाएंगे। दोनों के जाने के बाद फ्रंट डेस्क पर बैठी सुंदरी ने आश्चर्यचकित भाव दिखाया और पहली मंजिल की लॉबी से गुजर रहे कर्मचारियों ने भी देखा कि क्या हुआ था और सभी चर्चा करने लगे। जियांग शाओ, क्या ये हमारे समूह का युवा मास्टर हो सकता है? हे भगवान, क्या युवा मास्टर समूह का निरीक्षण करने के लिए यहाँ आए हैं? सबसे अधिक संभावना है कि वह समूह में अनुभव प्राप्त करने के लिए यहाँ है, अन्यथा प्रबंधक चेन को उसे वित्त विभाग में ले जाने की आवश्यकता नहीं होगी। जियांग शाओ बहुत सुंदर, लंबा और असाधारण आचरण वाला है। सपने देखना बंद करो। एक प्रतिष्ठित युवा मास्टर जियांग ने सभी प्रकार की सुंदरियां देखी हैं। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। जियांग यान को यह नहीं पता था कि उसके आगमन से कर्मचारियों में हलचल मच गई है और धीरे धीरे चर्चाएं बढ़ती गईं, यहाँ तक कि ऊपरी स्तर के कर्मचारियों को भी पता चल गया कि जियांग शाओ समूह में आया था। कुछ समय तक हर कोई जियांग यान के उद्देश्य के बारे में अटकलें लगाता रहा। क्या यह एक सनक थी या वह धीरे धीरे समूह की शक्ति पर कब्जा कर रहा था? जियांग शाओ, यह वित्त विभाग है। चेन वेइमिन जियांग यान को 5वीं मंजिल तक ले गए। एक वित्त विभाग ने एक पूरी मंजिल घेर ली। वित्त विभाग के कर्मचारियों की हैरान निगाहों के बीच चेन वेइमिन ने परिचय दिया, ये जियांग शाओ है। जियांग शाओ, उपनाम जियांग। तुरंत ही सभी की आंखें चमक उठी और वे सभी उत्सुकता से जियांग यान को सम्मान भरी निगाहों से देखने लगे। निस्संदेह उनके सामने ये युवक जियांग समूह का उत्तराधिकारी था। जियांग यान ने सहजता से सिर हिलाया। जियांग यान के सहज रवैये को देखकर चेन वेइमिन ने राहत की सांस ली। जैसे ही वह बोलने वाला था, जियांग यान ने अप्रत्याशित रूप से उसे बीच में रोक दिया। चेनशु, मुझे इस वर्ष का वित्तीय विवरण दिखाओ। वित्तीय विवरण। चेन वेइमिन की अभिव्यक्ति स्थिर हो गई और उसके चेहरे पर अस्वाभाविकता का भाव छा गया। जियांग शाओ, मैं। चेन वेइमिन हकलाने लगे। जियांग यान ने उन्हें पकड़ लिया। उसके पास तैयारी के लिए समय नहीं था और वह बस समय बचाने के लिए कोई बहाना बनाना चाहता था। हालांकि जियांग यान ने उसे खाता बही में जालसाजी करने का मौका नहीं दिया और उदासीनता से कहा, चेनशु, खाता बही। 4 शब्द जोर देकर बोले गए। जियांग शाओ, बही खाते को व्यवस्थित करने के लिए समय चाहिए, ये कल से पहले तैयार नहीं होगा। चेन वेइमिन ने गंभीरता से कहा, जिससे ऐसा प्रतीत हुआ कि वह पूरे दिल से जियांग यान की जरूरतों पर विचार कर रहा था। लेकिन जियांग यान इसके झांसे में नहीं आया। वह मूल उपन्यास से जानता था कि चेन वेइमिन जियांग परिवार के विश्वास पर निर्भर रहते हुए निजी तौर पर आदतन भ्रष्ट था। चेन वेइमिन की विशेष स्थिति के कारण अन्य लोगों ने इस पर आंखें मूंद लीं। जियांग परिवार के पतन के बाद भी चेन वेइमिन के भ्रष्टाचार का कभी पता नहीं चला। अब जब वह जियांग के समूह का प्रभार संभालने वाला था तो स्वाभाविक रूप से उसे कीटों को बाहर निकालना था। चेन वेइमिन पहले थे, मैं ठीक हूँ। जियांग यान की दृढ़ता देखकर चेन वेइमिन केवल अपने सचिव को संकेत दे सका। जल्द ही सभी खाते कार्यालय में रख दिए गए। चेन वेइमिन डेस्क के पास खड़ा था और जियांग यान को बही खाते पलटते देख रहा था। उसका दिल बेचैन था। हालांकि उसके मन में आशा की एक किरण थी, क्या होगा यदि जियांग यान यह नहीं बता पाया? जियांग यान ने लापरवाही से कुछ पन्ने पलटे और फिर खाता बंद कर दिया। ये देखकर चेन वेइमिन के दिल का भारी पत्थर गिर गया। निश्चित रूप से जियांग यान सिर्फ मजाक कर रहा था। वह सिर्फ यंग मास्टर जियांग के रूप में अपनी पहचान का दावा कर रहा था। ये सोचकर चेन वेइमिन मुस्कुराया और जैसे ही वह बोलने वाला था, अचानक कार्यालय का दरवाजा खुल गया। चेन वेइमिन ने असमंजस में अपना सिर घुमाया तो देखा कि झांगन एक अधेड़ उम्र के आदमी के साथ अंदर आ रहा है। जैसे ही उसने उस अधेड़ उम्र के आदमी को देखा, चेन वेइमिन की पुतलियां सिकुड़ गईं। सन वेइचेंग, यू सिटी में एक प्रसिद्ध वित्तीय लेखाकार। कई कंपनियां अपने करों को व्यवस्थित करने के लिए उन्हें काम पर रखती थीं। सुन वेइचेंग को देखते ही चेन वेइमिन का दिल बैठ गया। उसने स्तब्ध होकर शांत जियांग यान को देखा। वह बोल नहीं सकता था। जियांग शाओ, तुम्हारा इससे क्या मतलब है? अब भी वह थोड़ा संघर्ष करना चाहता था। अकाउंटेंट सन, कृपया इसकी जांच करें। लेकिन जियांग यान ने चेन वेइमिन को कोई मौका नहीं दिया और सीधे सुन वेइचेंग को निर्देश दिया। ठीक है, जियांग शाओ। सुन वेइचेंग तेजी से बही खातों के ढेर की ओर दौड़े। उनके पीछे 2 सहायक भी थे। जब सुन वेइचेंग खातों की जांच कर रहे थे, चेन वेइमिन बेचैन थे। समय बीतता गया और डर के मारे उसके माथे पर ठंडा पसीना आ गया। हो गया। कुछ ही देर बाद सन वेइचेंग ने अपने हाथ में बही खाता नीचे रख दिया और जियांग यान के पास चला गया। जियांग शाओ, बही खाता गलत है, इसमें काफी झूठे खाते हैं। सुन वेइचेंग की बात सुनने के बाद जियांग यान ने चेन वेइमिन की ओर ठंडे भाव से देखा। मैनेजर चेन, क्या आपको कुछ कहना है? चेन वेइमिन वित्त विभाग के सभी मामलों के लिए पूरी तरह जिम्मेदार थे। बही खाते की समस्या उससे अभिन्न रूप से जुड़ी हुई थी। मैं। चेन वेइमिन से ठंडा पसीना टपक रहा था और वह एक बहाना ढूंढना चाहता था। हालांकि झूठे बही खाते के सामने सभी शब्द अविश्वसनीय रूप से फीके लग रहे थे। अंततः चेन वेइमिन खुद को रोक नहीं सका और धड़ाम से जमीन पर घुटने टेक दिए। जियांग शाओ, मुझे क्षमा करें। मैं क्षण भर के लिए भूत प्रेत के प्रभाव में था, कृपया मुझे एक और मौका दीजिए। चेन वेइमिन दोनों घुटनों के बल बैठ गया और फूट फूट कर रोने लगा, क्योंकि उसे पता था कि अब राज खुल चुका है और वह खत्म हो चुका है।
पिछले कई वर्षों में उसने जितनी रकम गबन की थी उसके हिसाब से यह आजीवन कारावास के लिए पर्याप्त थी। वह केवल 40 वर्ष के थे, अपने जीवन के चरम पर। वह अपना पूरा जीवन जुए में नहीं गंवा सकता था। जियांग शाओ, जियांग परिवार के लिए मेरी कड़ी मेहनत के लिए मुझे एक बार माफ कर दो। चेन वेइमिन जमीन पर घुटने टेक कर रो रहा था और दया की भीख मांग रहा था। झांगन, पुलिस को बुलाओ। हालांकि जियांग यान ने चेन वेइमिन को कोई सम्मान नहीं दिया और सीधे अपने अधीनस्थ को पुलिस को बुलाने का आदेश दिया। जियांग शाओ, झांगन को पुलिस को फोन करते देख चेन वेइमिन घबरा गया और उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वह झांगन के सामने कोई मुकाबला नहीं कर सका, जिसने उसे आसानी से दूर धकेल दिया। सब खत्म हो गया। चेन वेइमिन हताश दिखे, उनका शरीर शिथिल पड़ गया और वे जमीन पर गिर पड़े। अल्पविराम। अधिक लंबे समय बाद तक नहीं। पर्यवेक्षक जियांग समूह में नीचे पहुंचे। टीम का नेतृत्व एक वीर और उत्साही महिला पर्यवेक्षक कर रही थी। पुलिस की वर्दी पहने हुए उसका शरीर सुंदर था तथा उसका आचरण गरिमापूर्ण और अधिकारपूर्ण था। ये झाओ चेनमेंग था, सुपरवाइजर झाओ। बहुत समय हो गया मिलते हुए। जियांग यान भी थोड़ा हैरान था, उसे उम्मीद नहीं थी कि यह झाओ चेनमेंग होगा। झाओ चेनमेंग का सुंदर चेहरा ठंडा था जब उसने अभिवादन का जवाब दिया। जियांग शाओ, हमारे जियांग समूह के वित्तीय प्रबंधक पर्यवेक्षक झाओ पर झूठे खाते बनाने और गबन करने का संदेह है। सबूत निर्णायक है। जियांग यान ने चेन वेइमिन की ओर देखा, जो एक मरे हुए कुत्ते की तरह जमीन पर पड़ा था, और गहरी आवाज में कहा, कृपया इसे कानून के अनुसार संभालें। ठीक है। झाओ चेनमेंग ने हाथ हिलाया और जल्द ही उसके पीछे खड़े पर्यवेक्षकों ने चेन वेइमिन को एक एक करके अपने साथ ले लिया। इस समय चेन वेइमिन को होश आया और उसने जल्दी से दया की भीख मांगी। जियांग शाओ, मैं गलत था, मुझे पता है कि मैं गलत था, कृपया मुझे कोई रास्ता बताओ। लेकिन जियांग यान अविचलित था, वह चेन वेइमिन को घसीट कर ले जाते हुए देख रहा था। सुपरवाइजर झाओ, मैंने आपको परेशान कर दिया है। जियांग यान ने झाओ चेनमेंग को देखकर मुस्कुराया। झाओ चेनमेंग ने विनोदपूर्वक कहा, यह सब मेरे कर्तव्य का हिस्सा है। चूंकि जियांग शाओ के पास और कुछ नहीं है, तो हम चले जाएंगे। बोलने के बाद झाओ चेनमेंग कार्यालय से बाहर चले गए। उसके जाने के बाद जियांग यान ने उदासीनता से कहा, सभी को सूचित करें कि चेन वेइमिन को संदिग्ध गबन के लिए पर्यवेक्षकों द्वारा ले जाया गया है। हाँ, कोने में चेन वेइमिन के पूर्व सचिव डर से कांप रहे थे। जियांग शाओ को नाराज करने के डर से उसने तुरंत जवाब दिया। इस बीच नीचे पुलिस वर्दी में पर्यवेक्षकों को लंगड़ाते हुए चेन वेइमिन को नीचे ले जाते हुए देखा गया। जियांग समूह के सभी कर्मचारी दंग रह गए। हर कोई उस समय हैरान था जब उन्होंने एक समय के प्रभावशाली वित्तीय प्रबंधक को देखा। मैनेजर चेन को क्या हुआ? मुझे नहीं पता, उसने क्या किया? उद्धरण चिन्ह अल्पविराम उद्धरण चिन्ह। चेन वेइमिन का चेहरा पीला पड़ गया था। उसका मन ये खत्म हो गया के विचारों से भरा हुआ था। उसे अपने आसपास हो रही फुसफुसाहटों की परवाह नहीं थी। उसका दिल अराजक दहशत में था। झाओ चेनमेंग ने ठंडेपन से चारों ओर अपनी नजर घुमाई और तुरंत सभी चुप हो गए। चल दर, आदेश के साथ पर्यवेक्षक जल्दी से चेन वेइमिन के साथ चले गए। ओह, मैं अभी लगभग सांस नहीं ले पा रहा था। झाओ चेनमेंग की आभा बहुत मजबूत थी, सिर्फ एक नजर ने उन्हें एक शब्द भी बोलने की हिम्मत नहीं दी। वह पर्यवेक्षक ब्यूरो की कप्तान झाओ चेनमेंग होगी, मैंने उसे टीवी पर देखा था। किसी ने झाओ चेनमेंग की पहचान का अनुमान लगा लिया। वह पुलिस बल की एक प्रतिभाशाली अधिकारी थी। पुलिस अकादमी से स्नातक होने के बाद वह सुपरवाइजर ब्यूरो में शामिल हो गई। लगातार 3 हत्या के मामलों को सुलझाया और पुलिस बल के उभरते सितारे का गौरवशाली खिताब अर्जित किया। उसकी प्रतिष्ठा बढ़ी और वह यू सिटी में पर्यवेक्षक ब्यूरो की सबसे कम उम्र की कप्तान बन गई। वह उपनिदेशक बनने से केवल एक कदम दूर थी। वह यू शहर की 4 देवियों में से एक थी, जिसे कियान सियाओ के साथ स्थान दिया गया था। चेन वेइमिन को पर्यवेक्षकों द्वारा जांच के लिए ले जाने की खबर भी फैल गई। कुछ समय के लिए जियांग के समूह में सभी को आने वाले तूफान का आभास हुआ। कई गुप्त उद्देश्य वाले लोग असहज महसूस करने लगे। उन्हें डर था कि जियांग यान का अगला निशाना वे स्वयं होंगे। इस समय एक कॉल आया। ये जियांग मां थी। जियांग मदर को ये खबर तब मिली जब चेन वेइमिन को ले जाया गया। यान ए, चेन वेइमिन को पर्यवेक्षकों ने ले लिया। मुझे पता चला कि चेन वेइमिन ने झूठे खाते बनाए हैं, इसलिए मैंने पुलिस को बुलाया। जियांग यान ने गहरी आवाज में कहा। झूठे विवरण। जियांग मदर चौंक गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि चेन वेइमिन इतना साहसी होगा। उसने वास्तव में समूह के वित्त का झूठा लेखा जोखा बनाने का साहस किया। यान प्र, तुमने सही किया, ऐसे गद्दार को जड़ से उखाड़ फेंकना चाहिए। जियांग मदर ने पहले भी चेन वेइमिन के बारे में बुरी अफवाहें सुनी थी, लेकिन चेन वेइमिन के जियांग वानचेंग के साथ संबंधों को देखते हुए उन्होंने जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठाया। कौन जानता था कि चेन वेइमिन इतना दुस्साहसी था कि वह झूठा विवरण दे सकता था। बोलने के बाद जियांग मदर को ओल्ड मास्टर का निर्देश याद आया। यान ए, तुम्हारे दादाजी चाहते हैं कि तुम घर आ जाओ। जियांग के समूह को पुनर्गठित करने के बाद जियांग यान सभी की विस्मय भरी निगाहों के बीच से चला गया। फरारी में जियांग यान ने मन ही मन सोचा, साइन इन करो। उसने आज तक साइन इन नहीं किया था। डिंग, मेजबान, सफलतापूर्वक साइन इन करने के लिए बधाई। आपको सुप्रीम मेडिकल टॉम प्राप्त हो गया है। अचानक एक अजीब सी याद उसके दिमाग में कौंध गई। ये पुस्तक गूढ़ एवं गहन चिकित्सा ज्ञान से भरी हुई थी, जो उनके मस्तिष्क में ज्ञानोदय की तरह प्रवाहित हो रही थी। तुरंत ही जियांग यान ने सर्वोच्च चिकित्सा ग्रंथ की सभी सामग्री पर महारत हासिल कर ली। उसकी आंखों में एक तेज चमक चमक उठी। इस समय झांग यान ने गाड़ी चलाते हुए सूचना दी, युवा मास्टर, ये वांजू और ये तियान मिले हैं। इससे पहले जियांग यान ने अपने अधीनस्थों को ये वांजू और ये तियान की गतिविधियों पर 24 घंटे नजर रखने का निर्देश दिया था। वे मिले। जियांग यान चौंक गया, लेकिन उसे जल्दी ही याद आ गया कि मूल उपन्यास में ये तियान ने ये वांजू की दादी को ठीक किया था और उपचार के दौरान उनका सामना एक अन्य महत्वपूर्ण व्यक्ति से भी हुआ। यह एक संयोगवश हुई मुलाकात थी जिससे ये तियान उस महत्वपूर्ण व्यक्ति का करीबी दोस्त बन गया, भले ही उनकी उम्र में बहुत अंतर था। यू सिटी में ये तियान को कियान परिवार के बाहर अपना पहला समर्थक मिला। ये सोचकर जियांग यान ने उन्हें रोकने की योजना बनाई। ठीक समय पर उन्होंने सर्वोच्च चिकित्सा ग्रंथ प्राप्त कर लिया था। चिकित्सा कौशल के मामले में ये तियान का उनसे कोई मुकाबला नहीं था। समझ गया, उन पर नजर रखना, जियांग यान ने उदासीनता से कहा। हाँ, युवा मास्टर, झांग यान ने ईमानदारी से जवाब दिया। ... 1 घंटे बाद जियांग परिवार मनो। इस समय हॉल में माहौल गंभीर था। केवल जियांग वानचेंग और जियांग मदर ही मौजूद थे। यानेर ने चेन वेइमिन को निकाल दिया। जियांग वानचेंग ने भौहें चढ़ा दी। हाँ, चेन वेइमिन ने गबन किया और झूठे खाते बनाए, जियांग मां ने सच्चाई से कहा। जियांग वानचेंग ने चेन वेइमिन की पृष्ठभूमि के बारे में सोचते हुए भौहें चढ़ाईं। आखिरकार वे पुराने परिचित थे। उसे जेल भेजना बहुत ही निर्दयी होगा।
जैसे ही जियांग वांगचेंग सोच रहा था, जियांग यान लौट आया। दादाजी, माँ, यान ए। जैसे ही जियांग यान अंदर आया, जियांग मदर ने तुरंत अपना भाव बदल दिया और एक प्रेमपूर्ण नजर दिखाई। आज ग्रुप में कैसा रहा? जियांग माँ ने चिंता से पूछा। उन्हें चिंता थी कि उनका बेटा इस स्थिति को संभाल नहीं पाएगा। मैंने वित्त विभाग का पुनर्गठन किया। जियांग यान ने पहले ही सभी विश्वासघाती गद्दारों को बाहर निकाल दिया था। संपूर्ण विभाग को पुनर्जीवित किया गया। यान ए, वह चेन वेइमिन। जियांग वांगचेंग उसके लिए विनती करना चाहता था, लेकिन इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता। दादाजी, क्या आप जानते हैं कि चेन वेइमिन ने समूह से कितना पैसा गबन किया है? जियांग यान ने गंभीरता से कहा। वह भी बहुत हैरान था। जब तक उसने जांच नहीं की, उसे पता नहीं चला और यह एक भयावह खोज थी। चेन वेइमिन ने वास्तव में समूह से 200 मिलियन युआन का गबन किया था। ये किस प्रकार की अवधारणा थी? उनके जियांग समूह का बाजार मूल्य केवल दसियों अरबों का था और चेन वेइमिन पहले ही 200 मिलियन खा चुका था। वह पूरी तरह से उनके जियांग परिवार को मूर्ख समझ रहा था, उनका खून चूस रहा था। 200 मिलियन। जियांग वांगचेंग स्तब्ध रह गया और तुरंत ही उसकी विनती के शब्द भी नहीं निकल सके। उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि चेन वेइमिन इतना साहसी होगा कि 200 मिलियन का गबन कर लेगा। ये 200 मिलियन युआन था और यह नकद था, समूह का बाजार मूल्य नहीं। चेन वेइमिन ने मुझे बहुत निराश किया है। जियांग वांगचेंग की बूढ़ी आंखों में एक ठंडी रोशनी चमक उठी। उन्होंने चेन वेइमिन के साथ बेटे या भतीजे जैसा ही स्नेह किया, लेकिन चेन वेइमिन ने उनका बदला कैसे चुकाया? उसने तो झूठे खाते बनाने का भी साहस किया। जियांग वांगचेंग के दिल में दया का आखिरी निशान तुरंत गायब हो गया। इसकी जगह एक ठंडी अभिव्यक्ति ने ले ली। चूंकि चेन वेइमिन में गबन करने की हिम्मत थी, तो चलो इसे नियमों के अनुसार संभालें। फिर उसने जियांग यान की ओर देखा। उसके झुर्रियों वाले चेहरे पर राहत दिख रही थी। यान ए, तुम बड़े हो गए हो। इस समय जियांग वांगचेंग के दिल में गर्व की एक मजबूत भावना उभरी। उसका पोता सचमुच बड़ा हो गया था। अब वह जियांग परिवार की भारी जिम्मेदारी उठा सकता था। ये सोचते हुए जियांग वांगचेंग ने जियांग मदर की ओर देखा और कहा, वेंशु, यान ए को धीरे धीरे समूह का अधिकार सौंपने दो। जियांग परिवार अंततः यान ए को सौंप दिया जाएगा। उन्होंने ऐसा इसलिए नहीं कहा क्योंकि उन्हें जियांग मदर पर भरोसा नहीं था, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्हें लगा कि उनके पोते को संयमित करने की जरूरत है। जब तक वह स्वस्थ थे, तब तक भले ही उनके पोते ने गलत प्रबंधन किया हो, वे जियांग यान के लिए गंदगी साफ कर सकते थे। जियांग मदर ने सहमति में सिर हिलाया। वह और जियांग वांगचेंग एक ही बात सोच रहे थे। माता पिता का अपने बच्चों के प्रति प्रेम का अर्थ है उनके लिए बहुत आगे की योजना बनाना। अपने दादा और माँ की बातें सुनकर जियांग यान के होंठ ऊपर की ओर मुड़ गए। अंततः वह आधिकारिक तौर पर जियांग समूह पर कब्जा कर सका। अब से जियांग का समूह उसके नियंत्रण में होगा। कियान सियाओ के साथ मिलकर जिस श्वेतकरण फॉर्मूले पर वह काम कर रहे थे, उससे उन्हें विश्वास था कि वह जियांग समूह के बाजार मूल्य को दोगुना कर सकते हैं। दादाजी, माँ, चिंता मत करो, जियांग का समूह मेरे हाथों में बेहतर और बेहतर विकसित होगा। अच्छा, हम इंतजार कर रहे हैं। अपने उत्साही पोते को देखकर जियांग वांगचेंग और जियांग मदर दोनों सचमुच मुस्कुराए। डॉट 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 डॉट। जल्द ही जियांग समूह के नए अध्यक्ष की खबर फैल गई। इससे यू सिटी के व्यापार जगत में बड़ी हलचल मच गई। क्या युवा मास्टर जियांग के समूह का प्रभार संभालने जा रहे हैं? नहीं, नवनियुक्त अध्यक्ष वास्तव में जियांग यान है। क्या युवा मास्टर जियांग को भोग विलास में लिप्त रहने और केवल सुंदर महिलाओं को पसंद करने के लिए नहीं जाना जाता है? डॉट 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 डॉट। हर कोई अचंभित था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि जियांग परिवार क्या कर रहा है। वे वास्तव में चाहते थे कि जियांग यान जियांग के समूह का प्रभार संभाले। जियांग यान की अशिक्षित होने की कुख्यात प्रतिष्ठा के कारण वह शायद वित्तीय रिपोर्ट को भी नहीं पहचान पाएगा। बूढ़ा आदमी जियांग बूढ़ा हो गया होगा और मूर्खतापूर्ण हरकतें करने लगा होगा। कुछ लोगों ने भी अपनी समझ व्यक्त की। जियांग यान को जियांग परिवार का एकमात्र उत्तराधिकारी होने के लिए किसने कहा? यदि जियांग का समूह जियांग यान को नहीं दिया गया, तो इसे और किसे दिया जा सकता है? वह अपने पिता से सीख सकते हैं और अपनी बहू को जियांग समूह का प्रबंधन करने दे सकते हैं। उफ, क्या आपको लगता है कि यू सिटी में दूसरा ली वेंशु है? क्या कियान परिवार की सबसे बड़ी बेटी अगली ली वेंशु के रूप में नहीं जानी जाती? और हर किसी की चर्चा का विषय कियान सियाओ को भी यह खबर मिली। क्या जियांग यान जियांग समूह का अध्यक्ष बनने वाला है? तुरंत ही उसके मन में जियांग यान द्वारा पहले सहयोग पर चर्चा की गई छवि उभर आई। ऐसा लग रहा था कि जियांग यान सिर्फ बड़ी बड़ी बातें नहीं कर रहा था, बल्कि वास्तव में सहयोग करना चाहता था। इससे कियान सियाओ ने राहत की सांस ली। ईमानदारी से कहूं तो सहयोग पर चर्चा करते समय वह थोड़ी सशंकित थी। आखिरकार उसने कभी नहीं सुना था कि जियांग समूह सौंदर्य प्रसाधन बाजार में प्रवेश करना चाहता है। अचानक जियांग यान ने कहा कि उसके पास एक नया विकसित श्वेतकरण उत्पाद है। इस पर विश्वास करने का साहस कौन करेगा? अब जियांग यान जियांग समूह का अध्यक्ष बन गया था। यह साबित करने के लिए पर्याप्त था कि जियांग यान वास्तव में साहसिक कदम उठाना चाहता था। शायद नया गोरा करने वाला त्वचा देखभाल फॉर्मूला भी वास्तविक था। लेकिन ली जिक्सुआन के संदेह के बारे में सोचकर कियान सियाओ को फिर से कुछ संदेह हुआ। सियाओ, आपके साथ कोई धोखा तो नहीं हुआ है? यदि नए श्वेत त्वचा देखभाल उत्पादों को विकसित करना इतना आसान होता, तो अनुसंधान और विकास के लिए अरबों डॉलर के धन की आवश्यकता क्यों होती? उसके सबसे अच्छे दोस्त ली जिक्सुआन के साथ उसकी पिछली फोन कॉल का दृश्य उसके दिमाग में घूम गया। कियान सियाओ फिर से डगमगा गया। इसे भूल जाओ, कुछ दिनों में मैं जियांग यान से इसका प्रयोगशाला में परीक्षण करवाऊंगा। कियान सियाओ ने जल्दी से अपने दिमाग से विचलित करने वाले विचारों को दूर कर दिया और अपना सिर नीचे करके कामकाज निपटाने लगी। इस बीच इमारत के नीचे येतियान ने आराम से अंगड़ाई ली और जम्हाई ली। उसने ऊंची इमारत की ओर देखा, जो कियान सियाओ का कार्यालय था। येतियान परेशान था। उसे इन दिनों कियान सियाओ से संपर्क करने का मौका नहीं मिला था। कियान सियाओ ने भी कियान परिवार में लौटने से इनकार कर दिया, जिससे उसे करीब आने का कोई मौका नहीं मिला। वह केवल लालसा भरी निगाहों से देख सकता था। नहीं, मुझे सियाओ का ध्यान आकर्षित करने का कोई रास्ता खोजना होगा। येतियान ने भौहें चढ़ाईं और सोचने लगा कि सियाओ का पक्ष कैसे जीता जाए। इस क्षण प्रेरणा की एक चमक कौंधी और येतियान उत्साह में उछल पड़ा। मुझे मिल गया। सियाओ एक सौंदर्य प्रसाधन कंपनी चलाता है। मैं नए उत्पाद विकसित कर सकता हूँ। हाँ, यही है, नए उत्पाद विकसित करो। येतियान जितना ज्यादा इसके बारे में सोचता, यह उतना ही विश्वसनीय लगता। सियाओ का ध्यान आकर्षित करने का यह सबसे तेज तरीका था। जैसे ही उसने कल्पना की कि सियाओ उसे नई आंखों से देख रही है, येतियान को लगा जैसे उसके पास अंतहीन ऊर्जा है। नए उत्पाद का विकास इंतजार कर सकता है। मुझे आज रात अस्पताल जाना है। येतियान ने घर की ओर बढ़ते अपने कदम रोक दिए और अपने माथे पर थपकी दी। वह आज रात अपनी बहन से मिलने का अपना कार्यक्रम लगभग भूल ही गया था। म्यूनिसिपल पीपुल्स हॉस्पिटल, वीआईपी वार्ड का दरवाजा।
ये वांजू एक सफेद कोट पहने डॉक्टर से बात कर रहा था। रोगी को अभी भी कुछ दिनों तक स्वस्थ होने की आवश्यकता है, उसके बाद सर्जरी अधिक सुरक्षित होगी। मेरी दादी का शरीर कैसे ठीक हो रहा है? ये वांजू ने कुछ चिंतित होकर पूछा। चिंता मत करो, अब सब कुछ सामान्य है, ये वांजू की चिंता देखकर डॉक्टर ने कहा। हमने विशेष रूप से एक विशेषज्ञ संगोष्ठी का आयोजन किया है और प्रोफेसर जो येलोंग मैजिक सिटी से आए हैं। जो येलोंग, ये वानजू दंग रह गई। उसे अपनी दादी की हालत के बारे में ऑनलाइन रिसर्च से इस डॉक्टर के बारे में पता चला था। वह दक्षिया के श्वसन विभाग में एक शीर्ष विशेषज्ञ थे। ये कहा जा सकता था कि ऐसी कोई समस्या नहीं थी जिसे वह हल न कर सकते थे। तो फिर धन्यवाद डॉक्टर, ये वांजू ने कृतज्ञतापूर्वक कहा। मुझे धन्यवाद मत कहो, बल्कि जियांग शाओ को धन्यवाद दो। ये सब हमारा कर्तव्य है। डॉक्टर ने श्रेय लेने की हिम्मत नहीं की और जल्दी से जियांग यान की प्रशंसा की। जियांग शाओ, ये वांजू की अभिव्यक्ति धीरे धीरे बदल गई और उसका मूड जटिल हो गया। अब वह नहीं जानती थी कि जियांग यान का सामना कैसे करे। जियांग यान उसका पहला आदमी था, लेकिन उनका रिश्ता ये प्रेमी और प्रेमिका का मामला नहीं था। इसके बजाय ये लाभों का आदान प्रदान था। वह उस वीआईपी वार्ड के बारे में सोच रही थी जिसमें उसकी दादी थी और 2 लाख युआन का बैंक कार्ड। ये वानजू असहज महसूस कर रही थी। वह ये भी दृढ़ता से कहना चाहती थी कि उसे दान की जरूरत नहीं है, लेकिन वास्तविकता के सामने उसे फिर भी अपना सिर झुकाना पड़ा। तो मैं अब चलता हूँ, अगर कुछ हो तो मुझे फोन कर देना। डॉक्टर के जाने के बाद ये वांजू को होश आया और वह वार्ड में वापस जाना चाहती थी। तभी उसका फोन बजा। जब ये वांजू ने अपने फोन स्क्रीन पर नोट देखा तो वह स्तब्ध रह गई। ये जियांग यान था। उसका दिल तुरंत उलझन में पड़ गया और वह समझ नहीं पाई कि जवाब दे या नहीं। फोन लगातार बजता रहा जब तक कि उसने जल्दी से उत्तर देने वाला बटन नहीं दबा दिया। उसने लाइन के दूसरे छोर से जियांग यान की कोमल आवाज सुनी। तुम्हें जवाब देने में इतना समय क्यों लगा? ये वांजू तुरंत हकलाया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। मैं बाद में दादी से मिलने आऊंगा। ये वाक्य कहने के बाद जियांग यान ने फोन रख दिया। लेकिन ये वांजू पूरी तरह से हक्का बक्का रह गया। जियांग यान ने कहा कि वह आ रहा था। ये वांजू का फोन सदमे में लगभग फर्श पर गिर गया। कोई भी उस वाक्य के प्रभाव की कल्पना कर सकता है। वह मना करना चाहती थी, लेकिन कॉल पहले ही कट चुकी थी। मुझे क्या करना चाहिए? ये वांजू चिंतित दिख रही थी। उसके दिल में ऐसा लग रहा था जैसे चींटियां रेंग रही हों। वह नहीं जानती थी कि क्या करे। चेहरा जियांग यान, वह ऐसा करने में असमर्थ लग रही थी। बहन, अचानक एक चीख ने घबराए हुए ये वांजू को चौंका दिया। ये वांजू जल्दी से मुड़ी और देखा कि उसका छोटा भाई ये तियान उसके सामने आ गया। ये तियान ने अपनी चिंतित बहन को देखा और अजीब तरह से कहा, बहन, तुम्हारा चेहरा लाल क्यों है? मेरा चेहरा लाल हो गया है। ये सुनकर ये वांजू ने जल्दी से अपने गाल पोंछे। फिर उसने अपना सिर जोर से हिलाया और अपना चेहरा ढकते हुए कहा, ये लाल नहीं है, तुमने गलत देखा है, लेकिन यह वास्तव में है। ठीक है, जल्दी करो और दादी से मिलने अंदर जाओ। ये वांजू ये तियान को सच्चाई नहीं बताना चाहती थी, इसलिए वह पहले उसे कमरे में खींच सकती थी। ओह, बस ऐसे ही ये तियान को अंदर खींच लिया गया। वह हैरान दिख रहा था। यह ज़ियाओ तियान ही होगा, है ना? अस्पताल के बिस्तर पर लेटी दादी के चेहरे पर प्यार भरी मुस्कान थी। उन्होंने दरवाजे पर शोरगुल पहले ही सुन लिया था। वह जानती थी कि उसके सामने खड़ा युवक ये वांजू का छोटा भाई था। नमस्ते दादी माँ। ये तियान ने भी बहुत विनम्रता से उनका अभिवादन किया। वह दादी का बहुत आदर करता था। यदि उसके सामने वह बूढ़ी औरत न होती तो शायद वह इस जीवन में अपनी बहन से कभी न मिल पाता। न ही उसे पता था कि उसकी बहन बच जाएगी। आओ अच्छे बच्चे, बैठो बैठो बैठो। दादी ने पास में रखे पहले से कटे फल की ओर इशारा किया और मुस्कुराई। ये वांजू को पता था कि तुम आ रहे हो, इसलिए उसने पहले से कुछ फल खरीद लिए। जो चाहो खाओ, शर्माओ मत। ठीक है। ये तियान ने लापरवाही से एक कटा हुआ सेब उठाया और एक टुकड़ा खा लिया। बहन, दादी को क्या बीमारी है? ये तियान ने चबाते हुए पूछा। वह संत डॉक्टर के वंशज थे तथा उनकी चिकित्सा कुशलता अद्वितीय थी। उन्हें विश्वास था कि वह सभी बीमारियों का इलाज कर सकते हैं। डॉक्टर ने कहा कि उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही है और सर्जरी की जरूरत है। सर्जरी? ये तियान ने बिस्तर पर लेटी दादी की ओर देखा और पाया कि उनका चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया था। उसका रंग रूप भी बहुत अच्छा नहीं था, इसलिए उसने भौहें चढ़ाते हुए कहा, लेकिन दादी को देखकर मुझे डर लग रहा है कि वह सर्जरी नहीं झेल पाएंगी। किसी भी सर्जरी के लिए ऑपरेटिंग रूम में कई घंटे बिताने पड़ते हैं। यदि रोगी अस्वस्थ है तो उसकी मृत्यु भी आसानी से हो सकती है। स्पष्टतः उनके सामने बैठी दादी उन रोगियों में से एक थी जिनके लिए शल्य चिकित्सा निषिद्ध थी। दादी ने मुस्कुराते हुए कहा, डॉक्टर ने मुझे कुछ दिन आराम करने और फिर सर्जरी कराने को कहा है। दादी, मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं आपकी बीमारी का इलाज करने में आपकी मदद कर सकता हूँ। ये तियान ने उसके रंग रूप को देखा और जान गया कि यह कोई गंभीर बीमारी नहीं है। इसे आसानी से सुलझाया जा सकता है। हालांकि जैसे ही ये तियान के शब्द गिरे, दादी जी को थोड़ा आश्चर्य हुआ। तुम भी डॉक्टर हो? ये वांजू ने उसे यह नहीं बताया था, इसलिए उसने अपने बगल में बैठी अपनी पोती की ओर देखा तो पाया कि ये वांजू भी उलझन में थी। स्पष्ट रूप से वह ये भी नहीं जानती थी कि ये तियान एक डॉक्टर था। उन दोनों को एक दूसरे को बड़ी बड़ी आंखों से घूरते देखकर ये तियान को कुछ याद आया। उसने अपने सिर के पिछले हिस्से को रगड़ा और अजीब तरह से कहा, मास्टर जी ने मुझे कहा था कि किसी को मत बताना। ये किंगचेंग जैनरेन के निर्देश थे कि इसे अपनी बहन को न बताएं, जब तक कि वह अपनी पढ़ाई पूरी न कर ले और पहाड़ से नीचे न उतर जाए। ये तियान की व्याख्या सुनकर दादी ने सिर हिलाया जैसे कि उन्हें ज्ञान हो गया हो। तो यह ऐसा ही है। हालांकि ये वांजू की नजर बहुत अधिक जटिल थी। उसने उम्मीद नहीं की थी कि ये तियान उससे अपनी चिकित्सा कौशल छिपाएगा। तुम्हें पता है, उसने सोचा था कि ये तियान शिष्य बनने के बाद ताओवादी बन गया है, इसलिए इन कठिन वर्षों में भी उसने ये तियान को कभी नहीं बताया। वह सिर्फ ये तियान को फंसाना नहीं चाहती थी, लेकिन ये तियान ने उसे ये भी नहीं बताया कि वह क्या कर रहा था। इससे ये वांजू को थोड़ी निराशा हुई। बहन, मुझे दादी माँ की बीमारी का इलाज करने दो। ये तियान ने अजीब तरह से विषय बदल दिया। वह ये भी जानता था कि उसने बहुत कुछ छुपाया है। ये तो बस उसके गुरु का निर्देश था। वह उस समय युवा था और अपने स्वामी की अवज्ञा करने का साहस नहीं कर सका। ये तियान ने अपने मन में अपने लिए बहाने बनाए। जरूरत नहीं है, मैजिक सिटी के विशेषज्ञ। जैसे ही ये वांजू मना करने वाला था, वार्ड का दरवाजा अचानक खुल गया। जियांग यान अंदर आया। उसके चारों ओर सफेद कोट पहने कई डॉक्टर थे। जियांग शाओ, ये वार्ड है। म्यूनिसिपल पीपुल्स हॉस्पिटल के निदेशक ने चापलूसी से मुस्कुराते हुए कहा। वह अपने मालिक को खुश करने की कोशिश में लगा एक चापलूस था। एक अस्पताल निदेशक की प्रतिष्ठा कहाँ थी? उनके पीछे चल रहे कई उच्च पदस्थ अस्पताल अधिकारी भी ऐसे ही थे।
उन्होंने चापलूसी भरी मुस्कान दिखाई और उनके शरीर अनायास ही आधे झुक गए। और जियांग यान सबसे आगे चल रहा था, उसकी अभिव्यक्ति उदासीन थी, स्पष्ट रूप से वह ध्यान का केंद्र बनने का आदी था। तुम सचमुच आए? ये वांजू हक्का बक्का रह गया। उसका दिल घबराने लगा, वह तुरंत खड़ी हो गई, उसके हाथ यह नहीं समझ पा रहे थे कि उन्हें कहाँ आराम करना है। उसने जियांग यान के वास्तव में आने की उम्मीद नहीं की थी। वह अभी तैयार नहीं थी। हाँ, क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया था कि मैं ऐसा करूंगा? जियांग यान हंसा। वे दोनों ऐसे बातचीत कर रहे थे जैसे वहां कोई मौजूद ही न हो, जैसे बाकी सभी लोग सिर्फ प्रकाश बल्ब हों। ये तियान हक्का बक्का रह गया। ये सही नहीं है। क्या ये व्यक्ति उसका छोटा भाई नहीं है? आखिर ऐसा कैसे हुआ कि उसकी बहन और छोटा भाई एक दूसरे को जानते थे? इसके अलावा उनके शब्दों और कार्यों से एक स्पष्ट रिश्ते का संकेत मिलता है। बहन, यह क्या है? ये तियान हैरान था। ओह ओह, यह मेरा दोस्त है। ये वांजू को तब याद आया कि उसका छोटा भाई ये तियान भी वहां था। जैसे ही जियांग यान अंदर आई, वह ये तियान के बारे में पूरी तरह से भूल गई थी। दोस्त, हम वरिष्ठ भाई। जियांग यान, जो उसके बगल में था, ने भी उलझन भरी अभिव्यक्ति दिखाई। स्पष्ट रूप से वह वार्ड में ये तियान की उपस्थिति से बहुत आश्चर्यचकित था। ये वांजू, क्या आप मेरे वरिष्ठ भाई को जानते हैं? वरिष्ठ भाई? अब ये वांजू के दंग रहने की बारी थी। उसने पहले ये तियान की तरफ देखा, फिर जियांग यान की तरफ। वे वास्तव में वरिष्ठ भाई थे। ये तियान ने कभी भी यंग मास्टर जियांग के साथ अपने रिश्ते का उल्लेख नहीं किया था। वह सोच रही थी कि कैसे वह अपने छोटे भाई के कनिष्ठ भाई के साथ जुड़ गई थी। ये वांजू का सुंदर चेहरा लाल हो गया और उसका मूड और भी जटिल हो गया। यहाँ तक कि जियांग यान की ओर उसकी नजर भी हट गई। ये तियान ने उनकी बातचीत को देखकर भौहें चढ़ाईं। उसे स्पष्ट रूप से महसूस हुआ कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन वह ये ठीक से नहीं बता सके कि क्या गलत था। आप? ये तियान ने जोर देकर पूछा, तुम दोनों कैसे मिले? उसने जियांग यान को संदेह भरी निगाहों से देखा। उसे लगा जैसे जियांग यान ने ये जानबूझकर किया हो। आखिरकार पिछले कुछ दिनों में जियांग यान में आए बदलाव बहुत महत्वपूर्ण थे। उसने सीधे तौर पर जियांग परिवार को धमकाकर उसे पीछे हटने पर मजबूर कर दिया था। यह ऐसा काम नहीं था जो दूसरी पीढ़ी के लोग कर सकते थे। अतीत में जब जियांग यान को वह अप्रिय लगता था, तो वह अधिक से अधिक उसका मजाक उड़ाता था। उसने कभी भी अपनी शक्ति का प्रयोग दूसरों पर अत्याचार करने के लिए नहीं किया था। अपने छोटे भाई को मामले की तह तक जाने के लिए दृढ़ संकल्पित देखकर ये वांजू घबरा गई। उसके सुंदर चेहरे पर तुरंत ही लालिमा छा गई। वह संभवतः ये नहीं कह सकती थी कि वह और जियांग यान अंतरंग थे। क्या वह? मैं ये वांजू हकलाते हुए बोला, समझाना चाहता था, लेकिन उसे कोई उचित बहाना नहीं मिल रहा था और वह चिंता में बुरी तरह पसीने से तरबतर हो रही थी। इस समय जियांग यान ने समय पर कहा, वरिष्ठ भाई, ये वांजू और मैं एक कॉफी शॉप में मिले थे। ये वांजू कॉफी शॉप में अंशकालिक काम कर रहा था और मैं अक्सर वहां जाता था, इसलिए समय के साथ हम एक दूसरे को जान गए। जियांग यान ने सहजता से कहा। ये वांजू ने राहत की सांस ली और जल्दी से कहा, जियांग शाओ बहुत दयालु हैं और अक्सर मेरा ख्याल रखते हैं। बहुत दयालु? ये तियान ने जियांग यान की तरफ देखा। क्या वह अपने मूर्ख छोटे भाई के चरित्र को नहीं जानता था? बस एक अशिक्षित, अपव्ययी युवा स्वामी। अपनी बड़ी बहन की देखभाल करने का कारण संभवतः यह था कि वह उसकी सुंदरता से आकर्षित था। ये सोचते हुए ये तियान ने सोचा कि वह बाद में अपनी बड़ी बहन को जियांग यान से दूर रहने के लिए कहेगा। वैसे बड़े भाई, आपने मुझे क्यों नहीं बताया कि आपकी एक बड़ी बहन भी है? अगर मुझे पता होता कि ये वांजू आपकी बड़ी बहन है, तो उसे कॉफी शॉप में अंशकालिक काम नहीं करना पड़ता। जियांग यान ने कुछ उलझन के साथ पूछा। जैसे ही जियांग यान ने बोलना समाप्त किया, ये वांजू की अभिव्यक्ति बदल गई। उसकी नजर ये तियान पर पड़ी। उसकी आंखों में निराशा थी। अभी अभी ये तियान ने इस तथ्य को छुपाया था कि वह चिकित्सा कला जानता था। अब वह जियांग यान के साथ अपने वरिष्ठ भाई कनिष्ठ भाई के रिश्ते को भी छुपा रहा था। उसने हमेशा सोचा था कि ये तियान पहाड़ पर अच्छा नहीं कर रहा था, इसलिए उसने कभी अपने छोटे भाई को परेशान नहीं किया। लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि सब कुछ नकली था। वह व्यक्ति जो चिकित्सा कलाओं का जानकार था और उसका एक वरिष्ठ भाई था जो यू सिटी के एक प्रतिष्ठित परिवार का वंशज था, क्या वह खराब प्रदर्शन कर रहा होगा? ये वांजू का हृदय जटिल था। अपनी बड़ी बहन के अजीब भाव को देखकर ये तियान ने जल्दी से समझाया, बहन, मेरे स्वामी चाहते हैं कि मैं इसे गुप्त रखूं। यहाँ तक कि मेरी अपनी बड़ी बहन को भी नहीं बताया जा सकता। यह मेरे मालिक की जरूरत थी। ये तियान ने बेतरतीबी से समझाया और सारा दोष किंग चेंग जेनरेन पर डाल दिया। ये देखकर जियांग यान अवाक रह गया। मूल कार्य में किंग चेंग जेनरेन ने ये तियान से इसे गुप्त रखने के लिए नहीं कहा था। इसके अलावा वह ये तियान को कई महत्वपूर्ण हस्तियों से मिलवाने ले गया था। ये सब ये तियान के लिए गति बनाने के लिए था, ये दिखाने के लिए कि ये तियान उसका उत्तराधिकारी था। और मूल शरीर के बारे में क्या? किंग चेंग जेनरेन ने उसे नजरअंदाज कर दिया। उसे मार्शल आर्ट और चिकित्सा कौशल सिखाने की बात तो दूर रही, उसके लिए अपने गुरु से मिलना भी मुश्किल था। किंग चेंग जेनरेन के पास केवल ये तियान ही एक शिष्य था और वह उसे अपने बेटे की तरह मानता था। और फिर भी ये तियान अभी भी अपने मालिक को दोष दे रहा था। किंग चेंग जेनरेन ने एक कृतघ्न भेड़िए को पाला था। जियांग यान अपना सिर हिलाए बिना नहीं रह सका। डिंग, भाग्य के पुत्र ये तियान और ये वांजू के रिश्ते में थोड़ी दरार आ गई है। खलनायक अंक जोड़ 1000। अचानक सिस्टम प्रॉम्प्ट बज उठा और जियांग यान समझ गया। वह भाई बहनों के बीच तनावपूर्ण माहौल को ऐसे देख रहा था जैसे किसी तमाशे का आनंद ले रहा हो। यद्यपि ये वांजू के दिल में थोड़ी सी दरार थी, लेकिन वह सतह पर समझदार दिखाई दे रही थी। जियाओ तियान, मुझे पता है, ये तियान के चिकित्सा कौशल और जियांग यान जैसे शीर्ष स्तर के दूसरे पीढ़ी के व्यक्ति को अपने कनिष्ठ भाई के रूप में सोचना। ये स्पष्ट था कि ये तियान ने जिस गुरु के अधीन प्रशिक्षुता प्राप्त की थी, वह कितना शक्तिशाली था। ये वांजू ने आह भरी, जब तक उसका छोटा भाई हुनर सीख सकता है। अगर वह अपनी पहचान छुपाता भी तो ठीक था। और उसकी नजर जियांग यान पर पड़ी। उसकी दादी की हालत स्थिर हो गई थी। जियांग यान के प्रति उसकी कृतज्ञता और भी अधिक बढ़ गई। अपनी बड़ी बहन की यह बात सुनकर ये तियान निश्चिंत हो गया। वैसे बहन, जियांग यान भी यहाँ क्यों है? इस समय वह अभी भी जियांग यान के वहां आने का उद्देश्य पूछना नहीं भूला था। ये वीआईपी वार्ड हमारे लिए जियांग शाओ द्वारा खोजा गया था। जियांग शाओ ने दादी के इलाज के लिए मोडू के श्वसन विभाग से एक शीर्ष विशेषज्ञ को भी ढूंढ लिया। जैसे ही उसने कहा, ये वांजू और भी आभारी हो गया। यदि जियांग शाओ न होती तो उसकी दादी की हालत स्थिर नहीं हो पाती। दादी के वार्ड को भी जियांग यान ने मदद की थी। ये तियान का चेहरा हरा हो गया। बहन, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि दादी बीमार थी? ये तियान ने भौहें चढ़ाईं और पूछा, अगर दादी को कुछ हो गया तो क्या मैं मदद नहीं कर सकता? हमें किसी बाहरी व्यक्ति की मदद की क्या जरूरत है?
बाहरी व्यक्ति शब्द पर बहुत जोर दिया गया था। स्पष्ट रूप से ये तियान इस बात से बहुत नाराज था कि उसकी बड़ी बहन ने जियांग यान की मदद मांगी थी। ये वांजू को उम्मीद नहीं थी कि ये तियान ये पूछेगा। अचानक उसे लगा जैसे उसके साथ कुछ गलत हुआ हो। उसने ये तियान को क्यों नहीं बताया? क्या ऐसा इसलिए नहीं था कि वह नहीं चाहती थी कि उसका छोटा भाई चिंतित हो? अपने दिल में ये तियान गहरे पहाड़ों में एक ताओवादी मंदिर में रहती थी। ऐसा ताओवादी मंदिर कितना धन उपलब्ध करा सकता है, कितनी सहायता दे सकता है? उसने केवल ये तियान के बारे में सोचा था, लेकिन अप्रत्याशित रूप से उसे उसके छोटे भाई द्वारा दोषी ठहराया गया। तुरंत ये वांजू की आंखें लाल होने लगीं। वरिष्ठ भाई, आप ये वांजू को दोष क्यों दे रहे हैं? जियांग यान ने असहमति में अपना सिर हिलाया। तुमने ये वांजू को अपनी पहचान नहीं बताई और ये वांजू भी नहीं चाहता था कि तुम चिंता करो। ये तियान फिर से अवरुद्ध हो गया, अवाक और झिझक रहा था। उसका चेहरा कभी हरा तो कभी पीला होता रहा और अंततः अपनी पीड़ित बड़ी बहन की ओर देखते हुए वह हकलाते हुए बोला, बहन, मैं ठीक है, मेरी बुढ़िया की तबीयत खराब होने का सारा दोष उसी का है। तभी अस्पताल के बिस्तर पर लेटी दादी बोली। उसने जो कुछ भी हुआ था वह सब देखा था और ये तियान के बारे में उसकी धारणा खराब थी। एक छोटा भाई अपनी स्थिति कैसे छिपा सकता है जिससे उसकी बड़ी बहन को चिंता हो? पिछले कुछ वर्षों से ये वांजू हमेशा अपने छोटे भाई के बारे में चिंतित रहती थी जो गहरे पहाड़ों में रहता था। यहाँ तक कि जब वह अस्वस्थ थी तब भी ये वांजू ने अपने दांत पीसकर सहन किया। लेकिन ये तियान के बारे में क्या? उसने एक शक्तिशाली व्यक्ति के अधीन प्रशिक्षुता प्राप्त की थी, फिर भी उसने अपनी बड़ी बहन को कठिनाई भरा जीवन जीने दिया। दादी ने सिर हिलाया। ये तियान ये वांजू के लायक नहीं था। दादी, मैं आपको दावत दूंगा। ये तियान को प्रेरणा मिली। वह सोच रहा था कि अपनी बड़ी बहन को कैसे खुश किया जाए और अपनी बड़ी बहन को जियांग यान से दूर भी कर दिया। कोई जरूरत नहीं है, जियांग शाओ ने दादी के लिए सर्जरी का समय पहले ही तय कर दिया है। ये वांजू ने अपना सिर हिलाया। ये तियान के दयालु प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। बहन, ये तियान अभी भी समझाना चाहता था, लेकिन ये वांजू अब सुनना नहीं चाहता था। जियांग शाओ, आपकी मदद के लिए धन्यवाद। जियांग यान ने हाथ हिलाते हुए उदासीनता से कहा, ये तो बस एक छोटी सी बात थी। ये वांजू, मेरे वरिष्ठ भाई कुछ दिन पहले ही पहाड़ से नीचे आए हैं, इसलिए मैं भाई बहन के रूप में आपके पुनर्मिलन में खलल नहीं डालूंगा। जैसे ही उसने कहा, जियांग यान जाने के लिए तैयार हो गया, लेकिन ये वांजू की अभिव्यक्ति बदल गई। कुछ दिन पहले पहाड़ से नीचे आए थे। ये तियान के प्रति उसकी निराशा और भी गहरी हो गई। इसका मतलब था कि उसने अपनी बड़ी बहन को दिल से नहीं लिया था। अपनी निराशा के बीच ये वांजू ने कहा, जियांग शाओ, मैं तुम्हें बाहर तक छोड़ दूंगी। अरे बहन, ये तियान के पास कहने को शब्द नहीं थे। क्या वह कियान सियाओ का पीछा करने की कोशिश नहीं कर रहा था? उसे अपनी बड़ी बहन को ढूंढने का समय कैसे मिल सकता था? वार्ड के बाहर ये वांजू चुपचाप जियांग यान के पीछे चली गई। उसका चेहरा उदास था। ये तियान की छिपी हुई बातें उसके दिमाग में घूम गईं और उसे लगा कि उसके साथ अन्याय हुआ है। जैसे ही दोनों एक साथ चल रहे थे, ये वांजू को अचानक सिर में दर्द महसूस हुआ। ओह, उसने ऊपर देखा और महसूस किया कि वह जियांग यान की पीठ से टकरा गई थी। जियांग शाओ, ये वांजू ने अजीब तरह से एक कदम पीछे हट लिया, अपने विचारों में व्यस्त हो गई। उसने ध्यान नहीं दिया था कि जियांग यान रुक गया था और वह तुरंत उससे टकरा गई थी। जियांग यान की पीठ की मांसपेशियां मजबूत थीं। अब और दुखी मत हो, जियांग यान ने अचानक उसे धीरे से दिलासा दिया। उसने ये वांजू के कंधे पर हाथ रखा और तुरंत ही वे साथ साथ चलने लगे। तू जियांग यान की कोमलता और उसके हाथ पर स्पर्श महसूस करना। ये वांजू का चेहरा कुछ सोचने से पहले ही पूरी तरह लाल हो गया। दालान में ये वांजू ने एक छोटी सफेद पोशाक पहनी हुई थी जिससे उसके गोरे कंधे दिख रहे थे और जियांग यान का बड़ा हाथ उसके कंधे पर टिका हुआ था। एक जलती हुई गर्मी निकली जिससे ये वांजू का दिल धड़क उठा। उसके कानों में फिर से जियांग यान की अत्यंत कोमल आवाज गूंजी। ये होटल के प्रेसिडेंशियल स्वीट में उनकी शीतलता से बिल्कुल अलग था। जियांग यान को इस तरह देखकर ये वांजू का दिल एक चौंके हुए हिरण की तरह फड़फड़ा उठा। वरिष्ठ भाई ने ये जानबूझकर नहीं किया, शायद उन्हें यह एहसास नहीं था कि आपकी स्थिति इतनी कठिन होगी। जियांग यान ने फुसफुसाते हुए उसे सांत्वना दी। ऐसा प्रतीत हुआ जैसे वह ये तियान के लिए बहाना बना रहा हो। उसका जिक्र मत करो। ये वांजू ने अपना सिर हिलाया। वह अभी ये तियान का जिक्र नहीं करना चाहती थी। ठीक है, तो हम उसका जिक्र नहीं करेंगे। जियांग यान ने अपना हाथ उसके कंधे पर रखा और धीरे धीरे नीचे की ओर चला गया। मैंने डॉक्टर को ये कहते सुना कि दादी की हालत स्थिर है और कुछ समय बाद उनकी सर्जरी हो सकती है। आपको ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, दादी जी निश्चित रूप से ठीक हो जाएंगी। जियांग यान ने दादी की हालत के बारे में बताया और विषय बदलते हुए उन्हें सांत्वना दी। जियांग यान का परिचित स्वर सुनकर ये वांजू का दिल गर्म हो गया। उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि जियांग यान जैसी शीर्ष स्तर की दूसरी पीढ़ी दादी की हालत को समझने के लिए भी समय निकालेगी। सूंघते हुए ये वांजू की आंखें लाल हो गईं। धन्यवाद। अब और मत रो, तुम्हारा मेकअप बह रहा है। जियांग यान अचानक रुक गया और ये वांजू की आंखों से आंसू पोंछने के लिए आगे बढ़ा। उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। ये वांजू ने जियांग यान को पोंछते हुए देखा। ये वांजू की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। ये देखकर जियांग यान उसके गाल पर चुटकी काटने से खुद को रोक नहीं सका। अच्छा लग रहा है। इस समय ये वांजू को होश आया और उसने जल्दी से अपना सिर दूसरी ओर घुमा लिया। जियांग शाओ, कृपया ऐसा मत करो। जियांग यान के स्पर्श की गर्माहट उसके चेहरे पर बनी रही। चलो चलें। जियांग यान जानता था कि कब रुकना है और उसने उसे और तंग नहीं किया। अस्पताल के प्रवेश द्वार पर पहुंचकर जियांग यान ने हाथ हिलाकर कहा, ठीक है, मैं जा रहा हूं। बोलने के बाद वह मुड़ा और सड़क किनारे खड़ी स्पोर्ट्स कार में बैठ गया और ये वांजू ने जाती हुई स्पोर्ट्स कार को घूरकर देखा। जब तक टेललाइट्स नजरों से ओझल नहीं हो गई तब तक ये वांजू को होश नहीं आया। उसने अपने लाल हो चुके गालों को छुआ और जल्दी से अपना सिर हिलाया। मैं क्या सोच रही थी? एक क्षण के लिए उसका दिल उलझे हुए धागों की तरह जोर से धड़कने लगा। एक गहरी सांस लेते हुए ये वांजू मुड़ा और वार्ड में वापस आ गया। केवल उसके गुलाबी गाल ही उसकी वर्तमान मनस्थिति को बता रहे थे। ... कार के अंदर झांग ने रियरव्यू मिरर में बेकार खड़ी महिला को देखा और हंसते हुए कहा, यंग मास्टर का आकर्षण अभी भी शानदार है। जियांग यान ने खिड़की से बाहर देखने के लिए अपना सिर घुमाया और वास्तव में ये वांजू की आकृति देखी जो अभी भी वहीं खड़ी थी। वह जानता था कि यह कदम सही था। किसी स्त्री का शरीर पाना आसान है, लेकिन उसका दिल जीतना मुश्किल है, विशेष रूप से ये वांजू जैसी मजबूत, स्वतंत्र महिला के लिए। ये वांजू का परिवार छोटी उम्र में ही बर्बाद हो गया था और वह अपने छोटे भाई से अलग हो गई थी। उसके लिए दयालु लोगों का साथ पाना आसान नहीं था। जीवन की कठोर वास्तविकताओं का अनुभव करने के बाद किसी भी पुरुष के लिए उसके दिल में प्रवेश करना कठिन था।
लेकिन जब जियांग यान एक उद्धारकर्ता के रूप में प्रकट हुआ, भले ही उसकी प्रारंभिक भूमिका अत्यंत अपमानजनक थी, लेकिन दादी को बचाने के बाद ये वांजू की उसके प्रति धारणा में क्रांतिकारी परिवर्तन आएगा। ये वांजू ने अपने दिल को एक कठोर खोल में बंद कर लिया, लेकिन जब खोल टूट जाता तो वह अपना कमजोर पक्ष प्रकट कर देती। जियांग यान वह पहला व्यक्ति था जिसने ये वांजू को कमजोर अवस्था में देखा था। क्या तुम्हें वह व्यक्ति मिल गया जिसे खोजने के लिए मैंने कहा था? जियांग यान को रोमांस पसंद नहीं था और उसने तुरंत विषय बदल दिया। यंग मास्टर को गंभीर होते देख झांग एन ने अब और मजाक करने की हिम्मत नहीं की और गंभीरता से जवाब दिया, यंग मास्टर, झेंग गंग्याओ को ग्लोरी ग्रुप द्वारा ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है। अब वह अपनी बुद्धि के अंतिम छोर पर पहुंच चुका है, हर जगह अपना बायोडेटा जमा कर रहा है। हर जगह अपना बायोडेटा जमा करना। जियांग यान ने चुपके से सिर हिलाया। मूल उपन्यास में झेंग गंग्याओ ये तियान का सक्षम सहायक था। झेंग गंग्याओ एक कृतज्ञ और वफादार व्यक्ति था। जब वह हताश था तो ये तियान ने उसकी मदद की। तब से झेंग गंग्याओ ने पूरे दिल से ये तियान के नेतृत्व का अनुसरण किया, भले ही अन्य विशाल निगमों ने उन्हें अपने साथ जोड़ने के लिए उच्च वेतन की पेशकश की हो। झेंग गंग्याओ अविचलित रहा, केवल ये तियान के प्रति वफादार रहा। जियांग यान चुपचाप बैठकर ऐसी प्रतिभा को ये तियान के हाथों में जाते हुए कैसे देख सकता था? तो उसने पहले उसे छीन लिया। उसे कल सुबह मेरे कार्यालय में आने को कहो। हालांकि झांग एन को आश्चर्य हुआ कि यंग मास्टर को ऐसे अज्ञात छोटे चरित्र की परवाह थी। उन्होंने तुरंत सहमति में सिर हिलाया। हाँ, चलो हवाई अड्डे चलते हैं। जियांग यान को अपनी मां के निर्देश याद आए। बुकिंग यू आज रात की उड़ान से यू सिटी पहुंच रहा था। उसने अपनी मां से वादा किया था कि वह बुकिंग यू को ले जाएगा। ... दूसरी ओर अस्पताल के अंदर ये वांजू गलियारे की दीवार के सहारे झुक गई और अपनी भावनाओं को शांत करने के बाद फिर वह वार्ड में चली गई। वार्ड के अंदर ये तियान और दादी बिस्तर पर एक दूसरे के सामने बैठे थे, दोनों चुप थे। पूरा वार्ड शांत था, केवल दादी मां कभी कभार खांसती थी। ये तियान अपनी बहन की निराश आंखों के बारे में सोचकर बेचैन था। उन्हें बिना सोचे समझे वह प्रश्नवाचक टिप्पणी बोल देने का गहरा अफसोस हुआ। टकराना। अचानक वार्ड का दरवाजा खुला और ये वांजू अंदर आया। ये तियान जल्दी से उठा और उससे मिलने गया। बहन, जियाओ तियान, देर हो रही है, तुम्हें पहले वापस जाना चाहिए। अपनी बहन की थकी हुई सूरत देखकर ये तियान के होंठ हिले। वह समझाना चाहती थी, लेकिन उसने उसे वापस निगल लिया। वह चिंता से केवल इतना ही कह सका, बहन, अब आपको आराम करना चाहिए। मैं कुछ दिनों में आपसे मिलने आऊंगा। ये तियान अभी भी गोरा करने वाला स्किन केयर फॉर्मूला विकसित करने में व्यस्त था, इसलिए वह इन दिनों बहुत व्यस्त था। वह कुछ समय बाद ही वहां आ सके। उसे क्या पता था कि उसके शब्द ये वांजू के कानों में और भी कठोर लगेंगे। ठीक है, पहले तुम वापस जाओ। ये वांजू ने थककर हाथ हिलाया। तो फिर मैं जा रहा हूं। ये तियान को राहत मिली जब उसने देखा कि उसकी बहन नाराज नहीं थी। वह मन की शांति के साथ चला गया। ये तियान के जाने के बाद दादी, जो सोने का नाटक कर रही थी, ने अपनी आंखें खोली। अपनी थकी हुई पोती को देखते हुए उसने दिल दुखाते हुए कहा, ये वांजू, तुम्हारा ये छोटा भाई बहुत ज्यादा है। ये वांजू ने पूरे दिल से उसके बारे में सोचा, लेकिन ये तियान ने अपनी बहन से सब कुछ छुपाया। वह ये वांजू को अपनी जैविक बहन जैसा बिल्कुल भी नहीं मानता था। ये वांजू का अपने भाई के प्रति प्यार व्यर्थ हो गया। दादी, चलो इस बारे में बात नहीं करते, आपको आराम करना चाहिए, थोड़ी देर में हमारी सर्जरी हो जाएगी। ये वांजू ने बात बदल दी। ठीक है। दादी ने स्नेह से उसका हाथ थपथपाया, फिर कुछ याद आया और बोली, ओह वैसे ये वांजू, तुम्हें जियांग यान का ठीक से धन्यवाद करना चाहिए। तुम छोटी बच्ची, तुमने मुझसे झूठ भी बोला कि ये तियान के मालिक ने मदद की थी। ये तियान के अभी अभी छिपे होने के बारे में सोचकर दादी को क्रोध का एहसास हुआ। जियांग यान का शुक्रिया, वरना उसके जैसी बुरी औरत वीआईपी वार्ड में कैसे रह सकती थी। जब जियांग यान का उल्लेख किया गया तो ये वांजू के दिमाग में वह दृश्य कौंध गया जब उसने अभी अभी उसके कंधे पर हाथ रखा था। उसने तुरंत अपराध बोध से कहा, दादी, मुझे पता है, मैं कुछ दिनों बाद उसे धन्यवाद देने के लिए रात के खाने पर बुलाऊंगी। जियांग यान एक अच्छा बच्चा है, दादी ने संतोष के साथ कहा। रात के आसमान के नीचे एक लाल रंग की फरारी हवाई अड्डे की ओर तेजी से बढ़ी। जियांग यान पीछे बैठा था, अपनी आंखें बंद करके आराम कर रहा था, लेकिन उसका ध्यान बुकिंग यू पर था। बुकिंग यू मूल उपन्यास की मुख्य महिला पात्रों में से एक। अन्य मुख्य नायिकाओं के विपरीत बुकिंग यू को मूल मालिक पसंद था। ये बात बुकिंग यू द्वारा सुबह के समय उड़ान भरने के निर्णय से स्पष्ट थी। यदि वह मूल मालिक से मिलने के लिए इतनी उत्सुक नहीं थी, तो वो परिवार की सम्मानित युवा कुमारी रात के अंधेरे में क्यों आई? वो परिवार। जियांग यान गहरी सोच में डूबा हुआ था। बुकिंग यू वो परिवार की सबसे बड़ी युवती थी, जो वो परिवार के मुखिया की बहुत कृपापात्र थी। वो परिवार के पुराने मालिक का कुछ साल पहले निधन हो गया था और पूरा वो परिवार वू चेंगवेई पर निर्भर था। और वू चेंगवेई वास्तव में वो परिवार का मुखिया था। उनकी केवल एक बेटी थी, बुकिंग यू। ये सोचते हुए जियांग यान की आंखें चमक उठी और उसे तुरंत एक विचार आया। युवा मास्टर, हम आ गए हैं। झांग एन की आवाज सुनकर जियांग यान अपने होश में आया और कार की खिड़की से बाहर देखा। इस समय कई लोग हवाई अड्डे की लॉबी के प्रवेश द्वार पर खड़े होकर प्रतीक्षा कर रहे थे। जैसे ही जियांग यान कार का दरवाजा खोलने वाला था, उसका फोन अचानक बज उठा। बुकिंग यू। कॉलर आईडी देखकर जियांग यान ने बिना किसी हिचकिचाहट के उत्तर बटन दबा दिया। तभी लाइन के दूसरे छोर से खुशी से भरी एक मधुर आवाज गूंजी। जियांग यान। फिर सावधानी के संकेत के साथ उसने कहा, मैं उतर चुकी हूँ, क्या तुम आ गए? वह इतनी सतर्क थी मानो जियांग यान के अधीर इनकार की उम्मीद कर रही हो। जियांग यान दंग रह गया और बुकिंग यू के प्रति मूल मालिक का ठंडा रवैया उसके दिमाग में कौंध गया। वह तुरंत समझ गया और मुस्कुराते हुए बोला, मैं पहले से ही हवाई अड्डे के प्रवेश द्वार पर हूँ। तुम यहाँ हो? बुकिंग यू ने आश्चर्य से पूछा। तो मैं तुरंत बाहर आ जाऊंगा। बीप बीप बीप। जियांग यान अपनी हंसी रोक नहीं सका। ये लड़की बहुत अधीर थी। फिर जियांग यान ने झांग एन को कार में ही रहने को कहा और अकेले बाहर निकल गया। वह हवाई अड्डे की लॉबी की ओर चला गया। वह कुछ ही मिनट चला था कि उसने एक व्यक्ति को सूटकेस घसीटते हुए अपनी ओर आते देखा। जियांग यान। बुकिंग यू की आंखें चमक उठी। उसने दूर से जियांग यान का लंबा आकार देखा। इस समय वह हौंट रही थी, उसका सुंदर चेहरा लाल हो गया था। उसके लंबे काले बाल हवा में लहरा रहे थे और उसकी सफेद चैनल शैली की स्कर्ट के नीचे उसकी टांगें विलो शाखाओं की तरह पतली थीं। जियांग यान वहीं रुक गया। जल्द ही दोनों के बीच लगभग 1 मीटर की दूरी हो गई। तुम अकेली क्यों हो? जियांग यान ने बुकिंग यू के चारों ओर देखा। वह वास्तव में अकेली थी। आमतौर पर जब बुकिंग यू यात्रा करती थी तो वह हमेशा कुछ अंगरक्षकों को साथ ले जाती थी, लेकिन आज वह अकेले ही अपना सूटकेस खींच रही थी।
जियांग यान थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ। जियांग यान को ये पूछते हुए सुनकर वू किंगयू का चेहरा लाल हो गया और उसकी आंखें अस्वाभाविक हो गईं। वह चुपके से भाग गई थी। उसे परसों यू सिटी पहुंचना था, लेकिन वह इंतजार नहीं कर सकती थी, इसलिए वह रातों रात अकेले ही वहां पहुंच गई थी। चलो ठीक है, जाओ। वू किंगयू की अजीबता को देखते हुए जियांग यान ने तुरंत कारण का अनुमान लगा लिया। वू परिवार और जियांग परिवार पुराने पारिवारिक मित्र थे। वू चेंगवेई और जियांग चेंगजोंग आपस में भाई थे। वू चेंगवेई ने भी मूल मालिक को अपने बेटे की तरह माना। इसके अलावा जियांग यान और वू किंगयू का जन्म एक ही वर्ष में हुआ था और उस समय वो और जियांग परिवारों ने विवाह की व्यवस्था करने के बारे में सोचा था। दुर्भाग्य से हाल के वर्षों में मूल मालिक बहुत ही अव्यवस्थित और अनियंत्रित हो गया था, जिसने सीधे तौर पर वू चेंगवेई के इरादों को दूर कर दिया। वू चेंगवेई अपनी बेटी से बहुत प्यार करता था और नहीं चाहता था कि वह पूरी तरह से जियांग यान के प्रति समर्पित हो जाए। इसलिए हाल के वर्षों में दोनों ने एक दूसरे को ज्यादा नहीं देखा, भले ही वे मिले हों। वहां हमेशा अन्य लोग भी मौजूद रहते थे, इसलिए उन्हें अकेले रहने का मौका नहीं मिलता था। यही कारण है कि वू किंगयू गुप्त रूप से अकेले ही यू सिटी भाग गया था, पहले कार्रवाई की और बाद में रिपोर्ट की। जियांग यान ने शर्माते हुए वू किंगयू को देखा और मन ही मनाह भरी। मेरी माँ तुम्हारे बारे में बात कर रही है। दोनों चलते रहे और बातें करते रहे। जियांग यान की शांतिपूर्वक बात सुनकर वू किंगयू का सुंदर चेहरा लाल हो गया और वह बेहद खुश हुई। अतीत में जब वे एक साथ थे, जियांग यान उसके साथ बहुत अधीर था, यहाँ तक कि एक शब्द भी कहना नहीं चाहता था। लेकिन आज वू किंगयू ने ऊपर देखा, चुपके से अपने बगल में जियांग यान की ओर देखा और उसके होंठ मुस्कुरा उठे। अल्पविराम 1 घंटे बाद जियांग परिवार मनो लिविंग रूम में जियांग मदर सोफे पर बैठी वू किंगयू का हाथ पकड़े हुए बातें कर रही थी। किंगयू, कुछ वर्षों तक तुम्हें न देखने के बाद तुम और भी अधिक सुंदर हो गई हो। जियांग यान दूसरी तरफ बैठा था और अपनी माँ की बातें सुनकर उसकी नजर भी शर्मीली वू किंगयू पर पड़ी। इस समय वू किंगयू ने एक उच्च श्रेणी का ग्रे सूट और चैनल शैली की स्कर्ट पहनी हुई थी। उसका फिगर सुंदर था। हालांकि जियांग यान की नजर उसकी पतली लंबी टांगों पर पड़ी। उसकी लंबी टांगें पतली काली मोजियों में बंधी हुई थीं। जियांग यान की उत्कट निगाहों को देखकर वू किंगयू और भी शर्मिंदा हो गई और खुद को सीधे बैठने से नहीं रोक सकी। गॉडमदर, वू किंगयू ने जियांग मदर का हाथ पकड़ लिया और बिग वेल होने का नाटक किया। वू किंगयू ने जियांग मदर को अपनी गॉडमदर के रूप में मान्यता दी थी। यान अगले कुछ दिन किंगयू के साथ ज्यादा समय बिताओ, उसे घुमाने ले जाओ। जियांग मदर ने भी दोनों युवाओं के बीच बातचीत देखी और उनके चेहरे पर राहत के भाव दिखे। उसका बेटा अंततः होश में आ गया था। जियांग परिवार की युवा मैडम बनने के लिए किंगयू से अधिक उपयुक्त कोई अन्य महिला कैसे हो सकती है। बटलफू द्वारा उल्लिखित महिला के बारे में सोचते हुए जियांग मदर ने थोड़ा सा मुंह बनाया और जल्दी से अपने बेटे और किंगयू के लिए एक साथ समय बिताने के अवसर पैदा किए। सामाजिक प्रतिष्ठा के मामले में वे एक अच्छे जोड़ीदार नहीं थे। वह जियांग परिवार के दरवाजे में प्रवेश नहीं कर सकती थी। उसे बाहर खिलौने की तरह रखना ठीक था, लेकिन अगर उसमें सच्ची भावनाएं विकसित हो गईं। जियांग मां ने अपना सिर हिलाया, अब वह इसके बारे में और नहीं सोच सकती थी। अपनी गॉडमदर को ये कहते हुए सुनकर वू किंगयू अपनी उत्तेजना को छिपा नहीं सकी और उसने फिर से जियांग यान की ओर देखा। जियांग यान को सिर हिलाते देख वह और भी उत्साहित हो गई। यदि यह उनकी छवि को बनाए रखने के लिए न होता तो शायद वह पहले ही उत्साह में उछल पड़ती। जियांग यान ने वास्तव में मना नहीं किया, लेकिन मुझे कल सुबह ग्रुप के काम निपटाने के लिए जाना है, तो चलो दोपहर में किंगयू के साथ खरीदारी करने चलते हैं। इस समय जियांग यान को झेंग गंग्याओ का ख्याल आया। समूह के महत्वपूर्ण मामलों की तुलना में प्रेम प्रसंग को पीछे रखना पड़ा। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। वू किंगयू ने जल्दी से अपना सिर हिलाया, उसकी आंखें चमक रही थीं। जब तक जियांग यान उसके साथ रह सकता है, वह बहुत संतुष्ट रहेगी। थोड़ी देर और बातचीत करने के बाद जियांग यान ऊपर चला गया और लिविंग रूम में केवल जियांग मदर और वू किंगयू को छोड़ दिया। देखना बंद करो, वह चला गया है, जियांग मां ने प्रसन्नतापूर्वक कहा। वू किंगयू का चेहरा लाल हो गया और उसने जल्दी से अपनी नजरें हटा ली जो जियांग यान के जाने पर लगी हुई थी। उसका सुंदर चेहरा लाल हो गया और उसने जियांग मां की बांह को झटक दिया और जल्दी से अपने अंदर की शर्म को छिपाने के लिए उसने सहलाने का प्रयास किया। गॉडमदर, ये देखकर कि किंगयू को उसका बेटा पसंद है, जियांग मां खुश कैसे न होती। वह उससे और भी ज्यादा संतुष्ट थी। दोनों ने एक दूसरे से फुसफुसाकर कहा। उनकी बातचीत का केंद्र स्वाभाविक रूप से जियांग यान था। इस बीच जियांग यान अपने शयन कक्ष में लौट आया। इस समय वह सिस्टम के साथ संवाद कर रहा था। सिस्टम, मैंने आज चेक इन नहीं किया है। चेक इन। डिंग, सफल चेक इन के लिए बधाई होस्ट, आपने खलनायक की आंख कौशल प्राप्त कर लिया है। खलनायक की आंख। जियांग यान दंग रह गया। उसने कौशल इंटरफेस खोला और जल्दी से खलनायक की आंख के बगल में परिचय की कुछ पंक्तियां देखी। खलनायक की आंख वफादारी को पहचान सकती है और मेजबान के प्रति वफादारी के स्तर को प्रदर्शित कर सकती है। 30 वर्ष से कम उम्र में वफादारी अत्यंत कम है, विश्वसनीय श्रेणी में नहीं है। 30 और 60 के बीच की वफादारी तटस्थ प्रकार की होती है। 60 से 90 के बीच की वफादारी सामान्य विश्वास है, लेकिन इसमें विश्वासघात की संभावना होती है। 90 से ऊपर की वफादारी अटूट वफादारी है, चाहे कुछ भी हो जाए, विश्वासघात नहीं होगा। जियांग यान ने एक भान उठाई। उसने मन ही मन सोचा कि यह वही है जिसकी उसे आवश्यकता थी। वह इस बात को लेकर चिंतित था कि जियांग के समूह को कैसे नियंत्रित किया जाए। खलनायक की नजर से उसके नीचे वालों के विचार बिल्कुल स्पष्ट हो जाएंगे। अगले दिन जैसे ही सूरज उगा, जियांग यान आलस से अपने कमरे से बाहर निकला और उसने 2 व्यस्त व्यक्तियों को देखा। ये जियांग मदर और वू किंगयू थे। माँ, आप दोनों क्या कर रहे हैं? जियांग यान थोड़ा हैरान हुआ। हालांकि जियांग माँ उससे बहुत प्यार करती थी, लेकिन वह शायद ही कभी खुद खाना बनाती थी। क्या सूर्य पश्चिम से उदय हुआ था? वू किंगयू, जो पास में मदद कर रही थी, ने जियांग यान को देखा। उसका सुंदर चेहरा थोड़ा लाल हो गया और उसने शांति से कहा, जियांग यान, चलो नाश्ता करते हैं। फिर वह मांस दलिया का एक कटोरा और ताजा झींगा टोस्ट रोल की एक प्लेट लेकर बाहर आई। प्लेट मेज पर रखी गई थी। मेज पर रखे ताजे झींगा टोस्ट रोल सुनहरे रंग के थे और उनकी खुशबू बहुत अच्छी थी। यान जल्दी करो और इसे आजमाओ, किंगयू ने इसे आज सुबह सुबह बनाया है। उनके बगल में जियांग मदर ने दोनों को गर्मजोशी से मुस्कुराया। उसके शब्द स्पष्ट रूप से वू किंगयू के पक्ष में थे। वू किंगयू को देखकर, जो घबराहट से अपने कपड़ों के कोने को पकड़ रही थी, जियांग यान तुरंत समझ गई। वह एक क्षण के लिए भावुक हो गया। मूल मालिक अंधा था। वह वू किंगयू के अपने प्रति गहरे स्नेह को देखने में असमर्थ था। ये सोचकर कि उपन्यास में मूल मालिक ने वू किंगयू को ये तियांग की ओर कैसे धकेला था, उसे निराशा का एहसास हुआ। ऐसी वफादार महिला को त्यागना और अनावश्यक रूप से ये तियांग के प्रभाव को बढ़ाना। वो परिवार एक प्रमुख परिवार था, जियांग परिवार से कमजोर नहीं। हालांकि अब जब वह देहांतरित हो चुका था, तो ये तियांग वो परिवार से कोई भी मदद पाने के बारे में भूल सकता था।
ये सोचते हुए जियांग यान बैठ गया, अपनी चॉपस्टिक उठाई और लापरवाही से एक काट लिया। यह उसके मुंह में पिघल गया। जियांग यान के विचारों से अनजान वू किंगयू उसे गौर से देख रहा था। उसने उसे ताज़ा झींगा टोस्ट रोल चबाते हुए देखा। वह घबराई हुई लग रही थी। डर है कि जियांग यान को ये पसंद नहीं आएगा। ये ताज़ा झींगा टोस्ट रोल एक ऐसा नाश्ता था जिसे बनाना उसने बड़ी मेहनत से सीखा था। एक युवा महिला के रूप में जो आमतौर पर एक उंगली भी नहीं उठाती थी, वह जियांग यान के लिए खाना पकाने को तैयार थी। उसका प्यार स्पष्ट था, बुरा नहीं है, झींगा नरम है और स्वाद भी बढ़िया है। जियांग यान ने प्रशंसा की। जियांग यान की प्रशंसा सुनकर वू किंगयू का सुंदर चेहरा थोड़ा लाल हो गया और उसकी उंगलियां जो उसकी स्कर्ट के किनारे को पकड़ रही थीं, ढीली पड़ गईं। जियांग यान को ये पसंद आया। उसके दिल से एक बोझ उतर गया। अगर तुम्हें ये पसंद है तो मैं इसे अब से हर दिन तुम्हारे लिए बनाऊंगी, वू किंगयू ने फुसफुसाते हुए कहा। उसका चेहरा लाल हो रहा था। जियांग मदर ने युवा जोड़े को खुशी से देखा। उनकी अभिव्यक्ति राहत से भरी हुई थी। अतीत में जब वू किंगयू आती थी तो जियांग यान उसे अनदेखा कर देता था। साथ में खाना खाने की बात तो दूर, एक शब्द भी बोलने में उसे आधा जीवन लग जाता था। आज की स्थिति कैसी है, जहां वे एक ही मेज पर सौहार्दपूर्वक बैठते थे तथा आपस में बहुत अच्छी तरह से मिलजुल कर रहते थे। जियांग मां मुस्कुराए। किंगयू एक ऐसा बच्चा था जिसे उसने बड़ा होते देखा था। वह अद्भुत रूप और प्रभावशाली क्षमताओं वाला था। वह अपने बेटे के लिए एकदम सही जोड़ी थी। मां, किंगयू, मैं पहले कुछ काम निपटाने के लिए ग्रुप में जा रहा हूं। कुछ जल्दी खाने के बाद जियांग यान लगभग खाना खा चुका था। वह झेंग गांग्याओ को नहीं भूला था। नायिका उनकी थी और योग्य जनरल भी उनका ही होगा। किंगयू, मैं आज दोपहर तुम्हें लेने आऊंगा। ठीक है। वू किंगयू की आंखें चमक उठी। जियांग समूह। इस समय स्वागत कक्ष में एक अधेड़ उम्र का 30 वर्षीय व्यक्ति सोफे पर बैठा था। मेज पर सादा पानी का एक कप रखा था। ये झेंग गांग्याओ था। वह अभी भी स्तब्ध था, कल की मुठभेड़ के बारे में सोच रहा था। जब से उन्हें ग्लोरी ग्रुप से नौकरी से निकाला गया था, तब से उन्हें हर जगह से निराशा ही हाथ लगी थी और वे नई नौकरी नहीं ढूंढ पाए थे। बाद में उन्हें पता चला कि ग्लोरी ग्रुप ने उद्योग व्यापी प्रतिबंध जारी कर दिया है। ग्लोरी ग्रुप एक बड़ा उद्यम था जिसका बाजार मूल्य अरबों में था, इसलिए उसे ब्लैकलिस्ट करना आसान था और वह असहाय था। इस स्तर के उद्यम के सामने उनकी व्यक्तिगत शक्ति रथ को रोकने की कोशिश कर रहे एक मैंटिस की तरह थी। लेकिन वह अनिच्छुक था। वह ग्रामीण पृष्ठभूमि से थे और उन्होंने ज्ञान के माध्यम से अपना भाग्य बदल दिया तथा अतीत में उन्हें जो उपेक्षाएं मिली थी उन्हें याद किया। उसने अपना नाम बनाने और गौरव के साथ घर लौटने की शपथ ली। लेकिन लगातार असफलताओं ने उन्हें निराश कर दिया था। उन्होंने तो यूसिटी छोड़ने पर भी विचार किया। शांत स्वर वाले स्वागत कक्ष को देखते हुए झेंग गांग्याओ की अभिव्यक्ति जटिल थी। उन्होंने जियांग के समूह से साक्षात्कार निमंत्रण प्राप्त करने की उम्मीद नहीं की थी। जियांग समूह के पीछे जियांग परिवार था और जियांग परिवार यू शहर में एक शीर्ष परिवार था। हालांकि जहां तक उन्हें पता था, जियांग समूह के वर्तमान निदेशक जियांग यान थे। जियांग यान, कल रात जो जानकारी उसने देखी थी उसके बारे में सोचकर झेंग गांग्याओ को कुछ बेचैनी महसूस हुई। जियांग यान बहुत छोटा था। अपनी उम्र के शुरुआती 20वें दशक में वह एक बहु अरब डॉलर के समूह के प्रभारी थे। उसने कुछ भी हासिल नहीं किया था। वह केवल अपने वंश के आधार पर ही सत्ता में आया था। वह इस युवा मास्टर जियांग के असली इरादों को समझ नहीं सका। क्या वह खिलवाड़ कर रहा था या क्या वह सचमुच अपनी प्रतिभा को महत्व देता था? जैसे ही झेंग गांग्याओ गुप्त रूप से अटकलें लगा रहा था, स्वागत कक्ष का दरवाजा खुल गया। ये जियांग यान का सचिव था। श्री झेंग, निदेशक ने आपको आने के लिए कहा है। ठीक है। झेंग गांग्याओ ने गहरी सांस ली और अपना कॉलर सीधा किया। फिर वह सचिव के पीछे पीछे निदेशक के कार्यालय की ओर चला गया। इस समय जियांग यान पहले ही अपने कार्यालय में आ चुका था। जैसे ही झेंग गांग्याओ अंदर आया, उसने एक बहुत ही युवा चेहरा देखा। उसके चौकोर चेहरे पर तुरंत मुस्कान आ गई। डायरेक्टर जियांग। जियांग यान की नजर झेंग गांग्याओ पर पड़ी। उसने उसे परखा और सिर हिलाकर कहा, बैठिए। झेंग गांग्याओ का चेहरा साधारण था। उसकी लंबाई 1.7 मीटर थी और वह दुबला पतला था। अपने सक्षम आचरण के अलावा वह भीड़ में विशेष रूप से आकर्षक नहीं थे। झेंग गांग्याओ जल्दी से सीधे बैठ गया, जियांग यान के सवालों का सामना करने के लिए तैयार। मैंने सुना है कि आप ग्लोरी ग्रुप के पूर्व बिजनेस डिपार्टमेंट डायरेक्टर थे। जियांग यान ने अपने हाथ में रखे दस्तावेज को बंद कर दिया और अपने हाथ आपस में जोड़ लिए। हाँ। झेंग गांग्याओ ने सिर हिलाया। उनका बायोडेटा नकली नहीं हो सकता था। ग्लोरी ग्रुप ने प्रतिबंध क्यों जारी किया? जियांग यान ने मुस्कुराते हुए पूछा। दरअसल उसे इसका कारण पहले से ही पता था, लेकिन झेंग गांग्याओ के सामने उसने अभी भी भ्रम का नाटक किया। जियांग यान का सवाल सुनकर झेंग गांग्याओ हिचकिचाया, फिर बोलने से पहले उसकी ओर देखा। मैंने गलती से ऑफिस में कई तोंग्याओ और बाई हुई को कई जुओमिन को नुकसान पहुंचाने के बारे में चर्चा करते हुए सुना। ओह! जियांग यान दंग रह गया। उसने उम्मीद नहीं की थी कि कई तोंग्याओ इतना विक्षिप्त होगा। मूल कार्य में दोनों के बीच दुश्मनी को केवल हल्के ढंग से छुआ गया था। ये केवल इतना था कि ग्लोरी ग्रुप के निदेशक कई जुओमिन झेंग गांग्याओ को महत्व देते थे। इससे कई जुओमिन के सबसे बड़े बेटे कई तोंग्याओ में ईर्ष्या पैदा हो गई, जिसने फिर झेंग गांग्याओ को समूह से निष्कासित करने की योजना बनाई। उन्होंने सोचा था कि यह समूह के भीतर का आंतरिक सत्ता संघर्ष मात्र है, लेकिन कौन जानता था कि इसमें एक पारिवारिक घोटाला भी शामिल है। जियांग यान अवाक रह गया। कई तोंग्याओ कई जुओमिन के सबसे बड़े बेटे थे और बाई हुई कई जुओमिन की पत्नी थी। कुछ साल पहले कई जुओमिन और बाई हुई की सदी की शादी ने पूरे यू शहर को हिला दिया था। कई जुओमिन 50 से अधिक वर्ष का था और काफी धनी था। बाई हुई एक दूसरी श्रेणी की सेलिब्रिटी थी, युवा और सुंदर। एक बिजनेस मैग्नेट और एक मनोरंजन स्टार, जिनकी उम्र में काफी अंतर है। उनका मिलन गपशप करने वालों के बीच एक गर्म विषय बन गया। फिर भी अभी कुछ ही वर्ष बीते थे। बाई हुई वास्तव में अपने सौतेले बेटे के साथ चर्चा कर रही थी कि कई जुओमिन को कैसे नुकसान पहुंचाया जाए। जियांग यान अपना सिर हिलाए बिना नहीं रह सका। कोई आश्चर्य नहीं कि झेंग गांग्याओ को दरवाजे से बाहर निकाल दिया गया। अगर यह घोटाला बाहर आ गया तो कई जुओमिन क्रोधित हो जाएगा। सौतेली माँ और सौतेला बेटा, तस्क तस्क, कितना रोमांचक है। निर्देशक जियांग। जियांग यान को लंबे समय तक चुप देखकर झेंग गांग्याओ को असहजता महसूस हुई। आखिरकार ये कई परिवार का घोटाला था। यदि जियांग यान ने उसकी रक्षा नहीं की तो उसे कई तोंग्याओ के पागल प्रतिशोध का सामना करना पड़ सकता है। वह जुआ खेल रहा था। जुआ की जियांग यान उसे पसंद करने लगी थी। अन्यथा वह उसे कई परिवार की कमजोरी के बारे में इतनी सफाई से नहीं बताता। झेंग गांग्याओ ने घबराहट से अपने हाथ रगड़े। आपको घबराने की जरूरत नहीं है। उसका कई परिवार मेरे जियांग परिवार के किसी भी सदस्य को छू नहीं सकता। जियांग यान ने उसकी घबराहट देखी और शांति से कहा। निहितार्थ यह था कि वह झेंग गांग्याओ को जियांग के समूह में शामिल करना चाहता था। तुरंत झेंग गांग्याओ ने राहत की सांस ली।
जियांग परिवार के संरक्षण के साथ उसे अब कई तोंग्याओं की ईर्ष्या के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं थी। इसके अलावा जियांग समूह ने एक बड़ा मंच भी पेश किया। चूंकि आप ग्लोरी ग्रुप में बिजनेस विभाग के प्रमुख के रूप में सेवा कर रहे हैं, तो जियांग यान रुक गया। झेंग गंग्याओ का दिल बैठ गया। वह ये भी जानना चाहता था कि जियांग यान उसे क्या पद देगा। वह बिजनेस विभाग का प्रमुख बनने की कल्पना भी नहीं कर सकता था। जियांग ग्रुप ने ग्लोरी ग्रुप को मजबूती से दबा दिया और उसका बायोडेटा भी उतना प्रभावशाली नहीं था। आप व्यवसाय विभाग के प्रमुख बने रह सकते हैं। जियांग यान झेंग गंग्याओ की क्षमताओं को जानता था। उसे ये तियान के अधीन एक सक्षम अधीनस्थ माना जाता था। झेंग गंग्याओ की सहायता से ये तियान ने धीरे धीरे जियांग समूह पर अतिक्रमण कर लिया था और जियांग परिवार को अन्य प्रांतों में विस्तार करने के लिए एक कदम के रूप में इस्तेमाल किया था। अब उसने पहले ही झेंग गंग्याओ को छीन लिया था। स्वाभाविक रूप से उसे उस पर पर्याप्त भरोसा करना पड़ा। झेंग गंग्याओ ठिठक गए। व्यापार विभाग के प्रमुख, वह मानो किसी सिपाही से मारा गया हो। वह पूरी तरह से स्तब्ध था, बोलने में असमर्थ था। वह ग्लोरी ग्रुप में ज्यादा समय तक नहीं रहे थे और कई टोंग्याओं के जानबूझकर निशाना बनाए जाने के कारण प्रस्ताव के बावजूद भी वह उसे पूरा नहीं कर सके। इन परिस्थितियों में जियांग यान वास्तव में चाहता था कि वह व्यापार विभाग का प्रमुख बने। झेंग गंग्याओ ने अपने आंतरिक उत्साह को दबाया। जियांग यान पर गहरी नजर डाली और गहरी आवाज में कहा, आपके विश्वास के लिए धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं निश्चित रूप से आपको निराश नहीं करूंगा। झेंग गंग्याओ का दिल जियांग यान के बिना शर्त विश्वास से भर गया। उसे समर्पण की भावना महसूस हुई, जैसे कि एक विद्वान अपने विश्वास पात्र के लिए मर जाएगा। जियांग यान ने झेंग गंग्याओ की वफादारी की जांच करने का अवसर लिया और पाया कि यह 80 तक पहुंच गया था। 80 की वफादारी पहले से ही उच्च मानी जाती थी। जियांग यान ने संतोष में सिर हिलाया, फिर कुछ याद आया और कहा, वैसे आपके बेटे की हालत कैसी है? मैंने एक वीआईपी अस्पताल के बिस्तर की व्यवस्था कर दी है। आप मेरे सचिव के साथ म्यूनिसिपल पीपुल्स अस्पताल तक जा सकते हैं। मूल कृति में झेंग गंग्याओ तलाकशुदा थे और उनका एक बेटा था। उनका बेटा पुत्रवत था और उसे हाल ही में तसिंगहुआ विश्वविद्यालय और पेकिंग विश्वविद्यालय में दाखिला मिला था। यदि कोई अप्रत्याशित घटना नहीं घटी तो वह स्वर्ग का एक प्रिय पुत्र भी होगा जो भविष्य में अपने परिवार का भाग्य बदल देगा। हालांकि अप्रत्याशित परिस्थितियां उत्पन्न हुई और उनके बेटे को गंभीर बीमारी का पता चला। झेंग गंग्याओ चिकित्सा व्यय वहन करने में असमर्थ थे और अंततः बीमारी बार बार बढ़ती गई। उसके बेटे को घसीटकर मार डाला गया। अपने इकलौते बेटे की मृत्यु और झेंग गंग्याओ के करियर के बर्बाद हो जाने के कारण वह निराशा में आत्महत्या करने के लिए नदी में कूद गया। यह इस समय था कि ये तियान ने हस्तक्षेप किया और झेंग गंग्याओ को बचाया, उसकी वफादारी अर्जित की। जियांग यान स्वाभाविक रूप से पीछे नहीं रहेगा। उन्होंने पहले ही म्यूनिसिपल पीपुल्स हॉस्पिटल को झेंग गंग्याओ के बेटे को भर्ती करने के लिए एक वार्ड तैयार करने का निर्देश दे दिया था। एक उपकारकर्ता की कृपा और झेंग गंग्याओ के लिए जीवन रक्षक दोनों के साथ एक डबल बफ लागू किया गया था। क्या उसे अब भी डर था कि वह वफादार नहीं रहेगा? जैसी कि उम्मीद थी, अपने बेटे की हालत के बारे में सुनकर झेंग गंग्याओ की आंखें तुरंत लाल हो गईं और वह घुटकर बोल पड़े। धन्यवाद अध्यक्ष जी। जियांग यान ने अपना हाथ हिलाया और सहजता से कहा, चूंकि आप मेरे जियांग समूह में शामिल हो गए हैं, इसलिए निश्चित रूप से मैं आपकी चिंताओं को दूर कर दूंगा। ये जियांग समूह के लिए अपने लोगों को एकजुट करने का एक साधन भी था। झेंग गंग्याओ को समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। उसकी आंखें लाल थी, उसका दिल जियांग यान के प्रति कृतज्ञता से भरा हुआ था। वह उसे धन्यवाद देता रहा, अपनी खुशी छुपा नहीं सका। उसने मन ही मन जियांग यान की दयालुता का बदला चुकाने का मन बना लिया, भले ही इसके लिए उसे खुद का बलिदान ही क्यों न देना पड़े। ये जियांग यान ही था जिसने उस समय मदद का हाथ बढ़ाया जब वह अपनी बुद्धि के अंतिम छोर पर था। जियांग यान को नहीं पता था कि झेंग गंग्याओ क्या सोच रहा था, लेकिन उसने देखा कि उसकी वफादारी 99 तक बढ़ गई थी। नाम झेंग गंग्याओ, लिंग पुरुष, आयु 39, पद जियांग ग्रुप के बिजनेस विभाग के प्रमुख, वफादारी 99, 90 से ऊपर की वफादारी का मतलब है कभी विश्वासघात न करना। जियांग यान को राहत महसूस हुई। अवरोधन सफल रहा। उसी समय सिस्टम की इलेक्ट्रॉनिक आवाज सुनाई दी। दिल जीतने और झेंग गंग्याओ की वफादारी हासिल करने के लिए मेजबान को बधाई। 3000 विलेन पॉइंट्स इनाम में। 3000। जियांग यान बहुत खुश हुआ। उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि झेंग गंग्याओ 3000 खलनायक अंक के लायक होगा। इससे ये तियान के लिए उसका महत्व पता चला। ये तियान का दाहिना हाथ कट जाने के बाद देखते हैं कि भविष्य में समग्र स्थिति को संभालने के लिए वह किसे ढूंढता है। जियांग यान बहुत अच्छे मूड में था। उन्होंने कृतज्ञ झेंग गंग्याओ को जाते हुए देखा। अल्पविराम। इस बीच टीएनसी कॉस्मेटिक्स कंपनी में ये तियान, जो सुरक्षा कक्ष में उग गया था, को अचानक सीने में तेज दर्द महसूस हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे उसने कुछ खो दिया हो। ये तियान ने अपनी छाती पकड़ ली। वह हतप्रभ सा महसूस कर रहा था। तेज दर्द आया और जल्दी ही चला गया। ऐसा लग रहा था जैसे यह एक भ्रम हो। शायद मैं पिछले कुछ दिनों से ठीक से सो नहीं पा रहा हूँ, ये तियान ने खुद को सांत्वना दी। जब से उसे पता चला कि उसकी देवी और कनिष्ठ भाई सहयोग कर रहे हैं, ये तियान ने इसे रोकने के लिए हर संभव प्रयास किया था। उसे डर था कि कियान सियाओ जियांग यान की चाल में फंस जाएगी। ये जानना जरूरी है कि जियांग यान की प्लेबॉय के रूप में प्रतिष्ठा पूरे यू शहर में प्रसिद्ध थी। जियांग यान द्वारा अनगिनत लड़कियों को बर्बाद किया गया था। ये तियान अपनी देवी को भेड़ियों की मांद में गिरने नहीं दे सकता था। कियान सियाओ केवल उसकी हो सकती है। हालांकि कियान सियाओ के उदासीन रवैये के बारे में सोचकर ये तियान ने अपना सिर खुजलाया। उसके लिए तो कियान सियाओ से मिलना भी मुश्किल था। नहीं, मैं बेकार नहीं बैठ सकता। ये तियान ने अपनी मुट्ठियां भींच ली। उसे पहल करनी ही थी। कुछ ही दिनों में एल्डर कियान का 70वां जन्मदिन होगा। उसे विश्वास नहीं था कि कियान सियाओ नहीं आएगी। ये तियान खुद को अपने कौशल का प्रदर्शन करते हुए और जन्मदिन के भोज में सुर्खियां बटोरते हुए कल्पना करके बहुत खुश था। वह प्रसिद्धि प्राप्त करेगा और सुंदरता जीतेगा। जहां तक जियांग यान की बात है, ये तियान ने नाक भान से कुड़ी और योजना बनाई कि कैसे जियांग यान का चेहरा खराब किया जाए और जन्मदिन के भोज में उसे शर्मिंदा करके भाग जाने को मजबूर किया जाए। अल्पविराम। सिटी सेंटर, वानशेंग प्लाजा। जियांग यान ने वुकिंग यू को तेजी से भगाया। इस समय कार में केवल वे दोनों ही थे। वुकिंग यू यात्री सीट पर घबराई हुई बैठी थी और अपनी आंख के कोने से जियांग यान को सावधानी से देख रही थी। उसके सुंदर चेहरे को देखकर उसका दिल जोर से धड़कने लगा। यह उनकी पहली निजी बातचीत थी। बस वे दोनों। वह इतनी घबरा गई थी कि उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह अपने हाथ कहां रखे। वह खुशी और शर्म दोनों महसूस कर रही थी। वुकिंग यू की प्रतिक्रिया जियांग यान की आंखों में उतर गई और जियांग यान ने उसकी कलाई पर लगे समय पर नजर डाली। वह मुस्कुराया और बोला, अभी तो दोपहर ही हुई है, क्यों ना हम पहले कुछ खा लें और फिर खरीदारी करने चलें। वुकिंग यू ने जल्दी से चोंच मारने वाले चूजे की तरह सिर हिलाया। मैं आपकी बात सुनूंगा। उसे आज्ञाकारी और अच्छे व्यवहार वाला देखकर, जिसमें एक युवा लड़की का कोई बिगड़ा हुआ अहंकार नहीं था, जियांग यान ने आह भरी। जैसा कि मुख्य महिला पात्रों में से एक से अपेक्षित था।
मूल कार्य में मूल शरीर ने बार बार वू किंगयू को नजरअंदाज किया, जिससे उसका दिल टूट गया। अंततः वू किंगयू ने खुद को ये तियान की बाहों में डाल दिया। वह वू परिवार की सबसे बड़ी बेटी भी थी, जो सत्ता की गतिशीलता की आदी थी, और उसने जल्दी ही ये तियान को यू शहर में एक मजबूत पैर जमाने में मदद की। उसका स्वभाव सौम्य और सुंदर था। यदि झेंग गंग्याओ ये तियान का सक्षम अधीनस्थ था, तो वू किंगयू उसका गुणी सहायक था। उन्होंने ये तियान के सत्ता में आने में बहुत बड़ा योगदान दिया। अल्पविराम। जियांग यान ने एक निजी रसोई रेस्तरां चुना। इस निजी रसोई रेस्तरां के पूर्वज शाही शेफ थे, जो महल के व्यंजनों में विशेषज्ञ थे। यूसिटी के उच्च समाज के शक्तिशाली अभिजात वर्ग द्वारा इसकी अत्यधिक मांग थी। ये प्रतिदिन केवल 20 ग्राहकों को ही सेवा प्रदान करता था तथा इसके लिए अग्रिम आरक्षण की आवश्यकता होती थी। हालांकि जियांग यान को इसकी आवश्यकता नहीं थी। युवा मास्टर जियांग हमेशा यू सिटी में बगल में चलता था। ये जानने पर कि जियांग यान आ रहा है, निजी रसोई मालिक ने उसके मनोरंजन के लिए स्वयं खाना बनाया। निजी रसोई रेस्तरां पनलोंग स्ट्रीट के एकांत घुमावदार क्षेत्र में स्थित था। जियांग यान वू किंगयू को वहां ले गया। दोनों एक दूसरे के बगल में खड़े थे, एक सुंदर पुरुष और एक सुंदर स्त्री, एकदम सही जोड़ी। जियांग शाओ। मालिक दरवाजे पर खड़ा होकर उन्हें खुशामद भरे भाव से अभिवादन कर रहा था। जियांग यान ने हल्के से स्वीकृति दी और मालिक के सम्मानपूर्ण मार्गदर्शन में निजी कमरे में प्रवेश किया। जब वह आंशिक रूप से खुले निजी कमरों में से एक के पास से गुजरा तो वह रुक गया। उसने अंदर बहस होते सुनी, और यह कुछ हद तक परिचित सा लग रहा था। हमें कार्रवाई करनी होगी, एक धीमी पुरुष आवाज ने कहा। उसका स्वर दृढ़ था। नहीं, अगर उसे पता चल गया तो। उस अंतराल से जियांग यान ने दो लोगों को बहस करते हुए देखा और उसकी अभिव्यक्ति अजीब हो गई। क्या ये वास्तव में वे दो थे? निजी कमरे में मौजूद व्यक्ति कोई अजनबी नहीं था। ये कई टोंग्याओ और बाई हुई थे, जिनका झेंग गंग्याओ ने उस सुबह उल्लेख किया था। जियांग यान आश्चर्यचकित था। क्या गलत? जियांग यान की अजीब अभिव्यक्ति को देखकर वू किंगयू थोड़ा उलझन में पड़ गया और उसकी निगाहों का पीछा करते हुए निजी कमरे में चला गया। उसने दो युवकों को बहस करते देखा। अंदर मौजूद लोगों ने बाहर से कदमों की आवाज सुनी और तुरंत चुप हो गए। टकराना। कई टोंग्याओ ने जल्दी से दरवाजा बंद कर दिया। उसे ये देखने का भी समय नहीं मिला कि बाहर कौन है। कुछ नहीं, चलो चलें। जियांग यान ने अपनी नजरें हटा ली, वू किंगयू की ओर मुस्कुराया और उसे दूर ले गया। उसकी हथेली में गर्माहट महसूस करते हुए वू किंगयू का सुंदर चेहरा लाल हो गया और वह शर्म से सिर झुकाए जियांग यान के पीछे चली गई। उसका दिमाग गड़बड़ा गया था। क्या ये हाथ पकड़ना था? इस बीच जियांग यान कई परिवार के गंदे रहस्यों के बारे में सोच रहा था। मूल उपन्यास में ग्लोरी ग्रुप का बाजार मूल्य अरबों में था और जियांग परिवार भी यू शहर में एक प्रसिद्ध परिवार था। हालांकि कई झुओमिन का केवल एक ही बेटा था, कई तोंग्याओ, जो एक बेकार और निकम्मा इंसान था। ये तियान ने जियांग परिवार को खा जाने के बाद उसकी शक्ति का विस्तार हुआ और उसका अगला लक्ष्य कई परिवार था। झेंग गंग्याओ की मदद से वह जल्दी से ग्लोरी ग्रुप के साथ विलय कर लिया। विलय की प्रक्रिया का वर्णन कुछ ही शब्दों में किया गया। अभी अभी हुई इस आकस्मिक मुलाकात के बाद जियांग यान को समझ आ गया कि कैसे ये तियान ने इतनी आसानी से ग्लोरी ग्रुप को हरा दिया। कई टोंग्याओ और बाई हुई। जियांग यान ने उपहास किया, एक महिला द्वारा उसे बांसुरी की तरह बजाया जा रहा है। कोई आश्चर्य नहीं कि कई टोंग्याओ कई परिवार के व्यवसाय को नहीं संभाल सका। इस समय जियांग यान को मूल उपन्यास में एक विशेष पहचान वाली एक अन्य महिला मुख्य पात्र का ख्याल आया। कई होंगमिन। वह कई झुओमिन की नाजायज बेटी थी। एक नाजायज बेटी को सार्वजनिक रूप से सामने नहीं लाया जा सकता था, लेकिन कोई उत्तराधिकारी न होने के कारण कई झुओमिन केवल कई होंगमिन का समर्थन करने का विकल्प चुन सकता था। और कई होंगमिन भी असाधारण थे। उसके पिता अज्ञात थे और उसकी मां कमजोर थी और उसे आसानी से धमकाया जा सकता था। हालांकि कई होंगमिन ने एक क्रूर और ठंडा व्यक्तित्व विकसित किया और यू सिटी के भूमिगत गिरोह में उसका एक निश्चित स्थान था। वह झू येकिंग के नाम से जानी जाती थी। झू येकिंग, बांसपत्ती वाइपर, सुंदर और जहरीला। जियांग शाओ, सभी खास व्यंजन तैयार हैं। बॉस ने उसके बगल में सावधानी से खाना परोसा। बॉस की बातें सुनकर जियांग यान होश में आया और उदासीनता से बोला, सबकी सेवा करो। हाँ, बॉस ने तुरंत जवाब दिया और वेटरों को व्यंजन परोसने का निर्देश देने के लिए मुड़ा। उसने अपने माथे से ठंडा पसीना पोंछा। जल्द ही सभी व्यंजन परोसे गए। इस निजी रसोई रेस्तरां के पूर्वज शाही शेफ थे, जो शाही व्यंजनों में विशेषज्ञ थे। शाही व्यंजन, विशेष रूप से शाही परिवार के लिए व्यंजन। अन्य प्रसिद्ध व्यंजनों में पीले शोरबे के साथ ब्रेज्ड शार्क फिन तथा दीवार के ऊपर इंपीरियल बुद्धा जम्स आदि शामिल हैं। इसकी विशेषता है अपव्यय और दुर्लभता। मेज पर तरह तरह के व्यंजन रखे हुए थे, जो बोनसाई की तरह ही सुंदर और आंखों को भाने वाले थे। आप इसे आजमाएं। जियांग यान ने दीवार के ऊपर से कूदते हुए शाही बुद्ध की ओर इशारा किया और मुस्कुराते हुए कहा। शाही भोजन विशेष रूप से रंग, बनावट, स्वाद, आकार और प्रस्तुति के मामले में उत्कृष्ट होता है, जो राजसी कुलीनता और विलासितापूर्ण स्वभाव का प्रतीक है। और इस इंपीरियल बुद्ध जम्प्स ओवर द वॉल की मुख्य सामग्रियां और भी दुर्लभ और अधिक कीमती थीं। एबालोन, शार्क फिन, समुद्री ककड़ी, मछली का मावा, मछली के होंठ, हिरण का लिंग, हिरण का कंडरा। वू किंगयू ने आज्ञाकारी होकर अपनी चॉपस्टिक से एक टुकड़ा उठाया। जैसे ही वह उसके मुंह में गया, उसकी स्वाद कलिकाएं फट गईं। सूप गाढ़ा और स्वादिष्ट था तथा सामग्री उत्तम और मुलायम थी। ये ताजगी देने वाला था। बहुत बहुत स्वादिष्ट। वू किंगयू की आंखें चमक उठी और उसने तुरंत इसकी प्रशंसा की। बॉस ने राहत की सांस ली। 1 घंटे बाद, जब वे भरपेट खा चुके, जियांग यान वू किंगयू को लेकर चला गया। जैसे ही वे निजी कमरे से बाहर निकले, उनकी मुलाकात बाई हुई से हुई, जो दरवाजा बंद करके बाहर निकल गई। बाई हुई ने एक सुंदर चियोंगसम पहना हुआ था। उसका शरीर सुंदर था। उसकी पीठ को देखते ही एक युवा विवाहित महिला का मोहक आकर्षण महसूस होता था। जियांग यान की आंखें चमक उठी और उसने मन ही मन सोचा कि यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि कई झुओमिन को उससे लगाव हो गया। ऐसी आकर्षक युवा विवाहित महिला टीएस। बाई हुई का सुंदर चेहरा ठंडा था और वह अपने पीछे 2 लोगों को देखे बिना ही अकेले बाहर चली गई। इस समय वह जाते समय क्रोध से भरी हुई थी। वू किंगयू ने जियांग यान की आस्तीन खींची और फुसफुसाया, वह थोड़ी परिचित लग रही है। लेकिन वू किंगयू को याद नहीं आ रहा था कि उसके सामने खड़ी महिला कौन थी। उसे लगा कि वह परिचित लग रही है, मानो उसने उसे कहीं देखा हो। जियांग यान ने बगल के शांत निजी कमरे की ओर देखा और मुस्कुराया, वह कई झुओमिन की पत्नी है। कई झुओमिन की पत्नी। अचानक वू किंगयू की आंखें चौड़ी हो गईं और वह हकलाते हुए बोली, वह आदमी। वह, उसने अपनी आंखें चौड़ी की और निजी कमरे में देखा। तुरंत ही वू किंगयू को अंदर के रहस्य का अंदाजा हो गया। चल दर। जियांग यान ने वू किंगयू का नेतृत्व किया, जो इस खबर से स्तब्ध रह गई और निजी रसोई रेस्तरां से बाहर निकल गई। वापस कार में, वू किंगयू अभी भी ठीक नहीं हुआ था। उसका दिमाग उलझन में था, केवल बाई हुई के बारे में सोच रही थी।
ये बहुत अविश्वसनीय था। जियांग यान ने गैस पर पैर रखा और फरारी तेजी से भाग गई। कई जोमिन को नहीं पता। बुकिंग यू हक्का बक्का और स्तब्ध दिख रहा था, भले ही बड़े परिवारों के अपने गंदे रहस्य होते हों। लेकिन ठीक है, मैं तुम्हें खरीदारी के लिए ले चलता हूँ। जियांग यान ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। आखिरकार वह एक बूढ़ा आदमी और एक जवान पत्नी थी। वानशेंग प्लाजा। जियांग यान बुकिंग यू को एक लग्जरी स्टोर लुई वुइटन में ले गया। जैसे ही वे अंदर पहुंचे, उन्हें अंदर से शोरगुल सुनाई दिया, जो बहस जैसा लग रहा था। मैडम, आप इतनी अनुचित नहीं हो सकती, एक कमजोर आवाज सुनाई दी। और दूसरा पक्ष अहंकारी और अनुचित था। ग्राहक भगवान है। यदि आपके कपड़ों में भौतिक समस्याएं हैं, तो क्या आपको उन्हें वापस करने की अनुमति नहीं है? एक मोटी महिला, जो एक नवधनाढ्य की आभा बिखेर रही थी, अपने सामने दुकान के क्लर्क को उपदेश दे रही थी। उसकी मोटी उंगलियों में एक बैग था, जिसमें से क्षतिग्रस्त कपड़े दिखाई दे रहे थे। मैडम, ये कपड़ा धुल नहीं सकता, यह आपकी अपनी गलती है, क्लर्क ने कपड़ों को देखते हुए कहा, जो धुलने के बाद साफ तौर पर आधे सिकुड़ गए थे। विलासिता की वस्तुएं हमेशा से ऐसी ही रही हैं। वे एक बार की सेवा बेचते हैं। और इस ग्राहक ने इस विशेष सामग्री से बने कपड़े चुने। इसे धोया नहीं जा सकता, एक बार पहनकर फेंक दें। मुझे कोई परवाह नहीं है, वैसे भी यह कपड़ों की गुणवत्ता का मामला है। जल्दी करो और मुझे पैसे वापस कर दो। मोटी औरत ने क्लर्क की बातों को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया। उसके मन में ये कपड़ों की समस्या थी। धोया नहीं जा सकता, किसने कहा कि? मैडम, इस स्थिति में रिटर्न की अनुमति नहीं है। क्लर्क के बार बार मना करने से मोटी औरत पूरी तरह से नाराज हो गई। औरत ने गुस्से में बैग फेंक दिया और उसके बाल पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। तुम पैसे वापस करोगी या नहीं? छोड़ो। ऐसा प्रतीत होता है कि क्लर्क ने पहले कभी ऐसे अशिष्ट ग्राहक का सामना नहीं किया था, इसलिए वह अचंभित रह गया और लगभग गिर पड़ा। ये वांझू। क्लर्क का सुंदर चेहरा देखकर जियांग यान दंग रह गया। ये वास्तव में ये वांझू था। अपना नाम सुनकर ये वांझू ने जल्दी से ऊपर देखा और जियांग यान को आश्चर्य से उसकी ओर देखते हुए देखा। एक सौम्य स्वभाव वाली युवती उसके बगल में खड़ी थी। ये वांझू ने शर्मिंदगी से तुरंत अपना सिर घुमा लिया। ये वांझू मोटी औरत की पकड़ से मुक्त होना चाहती थी। इस समय वह असहाय दिख रही थी। हीनता की भावना उसके मन में उमड़ पड़ी और वह यह आशा करने लगी कि जियांग यान चला जाएगा। हालांकि मोटी औरत ने उसके हाथों को कसकर पकड़ रखा था। उसके मोटे हाथ ने ये वांझू के बाल पकड़ रखे थे। इसे तुरंत वापस करो, वरना मैं तुम्हारी शिकायत कर दूंगी। उसने ये वांझू के कारणों की परवाह नहीं की। वह मांस से भरे चेहरे से ये वांझू को घूर रही थी। वह ऐसी लग रही थी जैसे अगर ये वांझू असहमत हुआ तो वह उसके बाल नोच लेगी। ये वांझू की आंखें लाल हो गईं। वह आजाद होना चाहती थी, लेकिन उसकी ताकत मोटी औरत की ताकत से कैसे तुलना कर सकती थी? जियांग यान भी उसके बगल में खड़ा था। इस समय वह शर्मिंदा भी थी और गुस्से में भी। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। छोड़ दो। जियांग यान ने यह हास्यास्पद दृश्य देखकर भौहें चढ़ाईं और मोटी औरत को फटकार लगाई। मोटी औरत ने पलटकर देखा कि जियांग यान ये वांझू को जानती है और तुरंत गुस्से में हंस पड़ी। उसकी आंखें सिकुड़ गईं और उसकी नजर उन दोनों के बीच आगे पीछे घूमने लगी और वह दुर्भावना से बोली, ओह, ये भोला भाला नौजवान कहां से आ गया, जो सुंदरी को बचाने वाला हीरो बनना चाहता है? क्या वह ये भी नहीं देखता कि वह इसके लिए योग्य है भी या नहीं? मोटी औरत ये वानजू का सुंदर चेहरा देखकर और भी ज्यादा क्रोधित हो गई। क्या तुम्हारा प्रेमी यहाँ है और अब तुम घमंडी हो रहे हो? क्या तुम नहीं समझते कि ग्राहक भगवान है? ये अश्लील शब्द ये वांझू के कानों में पड़े, जिससे उसका शरीर क्रोध से कांप उठा। क्या तुम तो बस एक दुकान के क्लर्क हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई पलटकर बात करने की? मोटी औरत भड़क उठी। वह अपने से ज्यादा खूबसूरत औरतों को बर्दाश्त ही नहीं कर सकती थी, विशेषकर एक साधारण स्टोर क्लर्क। उसने तुरंत अपना हाथ उठाया और जैसे ही वह उसे थप्पड़ मारने वाली थी, अचानक उसकी कलाई में दर्द उठा। आओ आओ आओ, मुझे छोड़ दो। जियांग यान ने उसका दाहिना हाथ पकड़ लिया, फिर उसे हिंसक तरीके से फेंक दिया और मोटी औरत गेंद की तरह बाहर निकल गई। क्लैंग, वह कांच के दरवाजे से टकरा गई, जो अत्यधिक बल के कारण हिंसक रूप से हिल गया। ये लगभग ध्वस्त हो गया। झांग लिली चीखी, फिर लड़खड़ाते हुए उठी और अपने सामने खड़े कुत्ते के जोड़े की ओर इशारा करते हुए गुस्से से बोली, अच्छा, तुमने मुझ पर हाथ डालने की हिम्मत की। पुलिस को बुलाओ, मैं तुम्हें जेल भिजवा दूंगा। झांग लिली गुस्से से पागल हो गई थी। उसे वास्तव में कचरे की तरह बाहर फेंक दिया गया था। अपनी पीठ में तेज दर्द महसूस करते हुए झांग लिली ने मुंह बनाया। और मैं आपके स्टोव में घायल हो गया था। आपके स्टोव को पूरी जिम्मेदारी लेनी होगी। अनियंत्रित झांग लिली को देखकर ये वांझू ने जियांग यान की ओर देखा। वह थोड़ा घबरा गया। उसे बहुत ग्लानि महसूस हुई, ये सोचकर कि उसने जियांग यान को फंसाया है। अगर वह न होती तो जियांग यान ने झांग लिली को नहीं फेंका होता। जैसे ही वह बोलने वाली थी, अचानक प्रवेश द्वार से तेजी से कदमों की आहट सुनाई दी। एक महिला काली वर्दी में आई। उसकी उम्र 30 के आसपास थी। वह अच्छी तरह से तैयार थी और उसका शरीर भी अच्छा था। उसकी छाती पर एक कार्य बैज भी लटका हुआ था। वह इस लुई विटॉन स्टोर की प्रबंधक थी। जियांग शाओ। स्टोर मैनेजर ने एक चापलूसी भरी मुस्कान बिखेरी और जल्दी से जियांग यान का अभिवादन करने चला गया। एक लग्जरी स्टोर मैनेजर के रूप में उनके पास यू सिटी के धनी और शक्तिशाली व्यक्तियों की एक सूची थी, और जियांग यान उस सूची में एक भारी भरकम व्यक्ति था, जिसे उकसाया नहीं जाना चाहिए। ये युवा मास्टर जियांग था। वह मूल रूप से स्टोर में हो रहे विवाद को सुलझाने के लिए आई थी, लेकिन अचानक उसने देखा कि जियांग यान भी वहां था। बाकी सब कुछ उसके दिमाग के पीछे फेंक दिया गया था। उसकी आंखों में केवल जियांग यान दिखाई दे रहा था। जियांग शाओ की उपस्थिति हमारा सम्मान है, नहीं? स्टोर मैनेजर ने कुशलतापूर्वक उसकी चापलूसी की और अधिक कहना चाहता था। झांग लिली की आंखें चमक उठी। उसने स्टोर मैनेजर की छाती पर लटके कार्य बैज को स्पष्ट रूप से देखा, मानो उसने किसी उद्धारकर्ता को देख लिया हो, और जल्दी से स्टोर मैनेजर का हाथ पकड़ लिया। स्टोर मैनेजर लड़खड़ा गई, लगभग अपना संतुलन खो बैठी। आप यहाँ मैनेजर हैं, है ना? अपने स्टाफ की सेवा का रवैया देखिए। क्या आप ग्राहकों के साथ ऐसा ही व्यवहार करते हैं? मेरी चोटें तो देखो। झांग लिली ने अपनी लाल और सूजी हुई कलाई दिखाई, जिस पर हाथ का निशान अभी भी दिखाई दे रहा था। और उसने आपके स्टाफ के एक ग्राहक पर खुलेआम हमला किया। क्या आप पुलिस को नहीं बुलाएंगे? झांग लिली ने ये वांझू को कोसा, फिर जियांग यान की ओर इशारा करते हुए आरोप लगाना शुरू कर दिया। उसे स्टोर मैनेजर एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, फिर जल्दी से जियांग यान की ओर देखा और तुरंत पूरी कहानी समझ गया। हालांकि उनका मुख्य ध्यान था, जियांग शाओ और ये वांझू एक दूसरे को जानते प्रतीत होते हैं। उसे इस स्टाफ सदस्य के बारे में एक धारणा थी और वह जानती थी कि वह एक अंशकालिक कर्मचारी है। एक लग्जरी स्टोर फ्रंट डेस्क कर्मचारी के लिए आवश्यकताएं उच्च भी हैं और कम भी। सुंदरता के सामने शिक्षा बेकार है। एक सुंदर चेहरा और बेहतर दिखावट किसी भी कमी को दूर कर सकती है। जब ये वांझू साक्षात्कार के लिए आई तो उन्होंने तुरंत निर्णय ले लिया। हालांकि वे आमतौर पर अल्पकालिक अंशकालिक लोगों को नियुक्त नहीं करते हैं।
उसे तो इसकी उम्मीद ही नहीं थी। ये वांजू का वास्तव में जियांग शाओ के साथ संबंध था। इसके अलावा इस महिला की बात सुनकर जियांग शाओ भी उसके पक्ष में खड़ा हो गया। तुरंत ही स्टोर मैनेजर के दिमाग में एक योजना बन गई। पुलिस को बुलाओ, तुम वहां क्यों खड़ी हो? झांग लिली ने स्टोर मैनेजर को स्तब्ध देखा और बहुत नाराज होकर उसके कंधे पर धक्का दिया। मैडम, हमारे स्टोर में निगरानी वीडियो है, कौन सही है और कौन गलत, ये सिर्फ बातों से तय नहीं होता। स्टोर मैनेजर ने झांग लिली की तरफ देखा और उसके कपड़ों और चाल ढाल से अंदाजा लगाया कि वह कोई छोटी मोटी नवधनाढ्य है। वह एक नवधनाढ्य व्यक्ति के लिए युवा मास्टर जियांग को कैसे नाराज कर सकती थी? मैं आपके स्टोर में घायल हो गई और मैं अभी भी गलत हूँ। झांग लिली अपने हाथों को अपने कूल्हों पर रखे खड़ी थी, उसका चेहरा मांस से भरा था, वह बोलते समय थूक रही थी। क्या आपको विश्वास है कि मैं आपके स्टोर को ऑनलाइन उजागर कर दूंगा? कर्मचारियों की रक्षा करना, ग्राहकों पर हमला करना, भविष्य में कौन आपके स्टोर में प्रवेश करने की हिम्मत करेगा? झांग लिली को विलासिता की वस्तुओं के लिए ब्रांड प्रतिष्ठा का महत्व पता था और उन्होंने तुरंत ही जोखिम उठाने की धमकी दी। लेकिन स्टोर मैनेजर को जरा भी डर नहीं लगा। अगर आप अनुचित व्यवहार करते रहे और हमारे ब्रांड की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाते रहे तो हम कानूनी कार्रवाई करेंगे और अंत तक आपका पीछा करेंगे। झांग लिली स्तब्ध रह गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि स्टोर मैनेजर इतना सख्त होगा, इन दोनों की रक्षा करने के लिए दृढ़ संकल्पित होगा। वह अपना गुस्सा जारी रखने वाली थी, लेकिन स्टोर मैनेजर ने उसकी बात नहीं मानी और सीधे सुरक्षाकर्मियों को बुलाया। इस उपद्रवी को बाहर निकालो। तुम्हारी हिम्मत नहीं होगी। झांग लिली ने दो लंबे हटे-कट्टे सुरक्षा गार्डों को देखा और उसकी हिम्मत जवाब दे गई। गालियां देते हुए बाहर निकाले जाने के बाद स्टोर मैनेजर ने अपना व्यवहार बदल दिया तथा सम्मानजनक और खुशामद करने वाली बन गई। जियांग शाओ, क्या आप ठीक हैं? ये हमारे स्टोर की खराब मेहमाननवाजी थी जिसकी वजह से वह आपको नाराज कर पाए। स्टोर मैनेजर ने तुरंत अपनी गलती स्वीकार कर ली तथा ये वांजू और झांग लिली के बीच झगड़े का जिक्र तक नहीं किया। मैं ठीक हूँ। जियांग यान ने हाथ हिलाया। चूंकि उस कक्षा को बाहर निकाल दिया गया था, इसलिए कहने के लिए और कुछ नहीं था। जियांग शाओ, क्या आप इस महिला के साथ खरीदारी करने आए हैं? स्टोर मैनेजर ने राहत की सांस ली, फिर जियांग यान के बगल में बैठी महिला को देखा और सावधानी से पूछा। वह बुकिंग्यू को कम आंकने की हिम्मत नहीं करेगी। बुकिंग्यू ने साधारण कपड़े पहने थे, लेकिन कपड़े को देखकर पता चला कि यह हाथ से बना हुआ था। वह संभवतः किसी प्रतिष्ठित परिवार की युवती थी। बस ब्राउजिंग कर रहा हूँ, जियांग यान ने संक्षिप्त उत्तर दिया। तो कृपया अपना समय लें, ब्राउज करें। अगर आपको कुछ चाहिए तो बेझिझक पूछें। स्टोर मैनेजर बहुत समझदार था। स्टोर मैनेजर को झुकते और चापलूसी करते देख ये वांजू की निगाहें जटिल थीं और उसने सीधे अपने और जियांग यान के बीच की खाई को महसूस किया। जियांग यान लुई विटॉन की एक प्रतिष्ठित अतिथि थी, यहाँ तक कि स्टोर मैनेजर को भी विनम्र होना पड़ा, जबकि वह एक अंशकालिक स्टोर क्लर्क थी जिसका दर्जा बहुत ही साधारण था और जिसे कोई भी आदेश दे सकता था। जब ये वांजू स्तब्ध थी, बुकिंग्यू की आंखें चमक उठी और उसने भी महसूस किया कि उसके और जियांग यान के बीच कुछ गड़बड़ है। बुकिंग्यू बुद्धिमान था और जियांग यान के सुरक्षात्मक व्यवहार से उसे जल्दी ही पता चल गया कि वह इस स्टोर क्लर्क को जानता है। उसने ये वांजू की सावधानीपूर्वक जांच की और पाया कि वह वास्तव में एक प्राकृतिक सुंदरता थी, सुरुचिपूर्ण, बिना मेकअप के। ये सोचते हुए उसने धीरे से अपना हाथ जियांग यान के हाथ में डाल दिया और प्यार से कहा, जियांग यान, मुझे थोड़ी प्यास लगी है, चलो कहीं और घूम कर आते हैं। लग्जरी स्टोर्स में मुफ्त पानी सहित उत्कृष्ट सेवा दी जाती है, लेकिन उन्होंने इसका उल्लेख नहीं किया। स्टोर मैनेजर ने ये वांजू और बुकिंग्यू की ओर देखा, मौन तनाव को भांप लिया और बुद्धिमानी से चुप रहा। तो फिर मैं पहले जाऊंगा। जियांग यान ने ये वांजू की ओर देखा जो नीचे देख रहा था, फिर बुकिंग्यू के साथ उसका हाथ पकड़कर चला गया। उनके पीछे हटे हुए लोगों को देखकर ये वांजू ने अपने होंठ काट लिए, क्योंकि वह अभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई थी। उसके बगल में बैठे मैनेजर ने उसकी आंखों के सामने हाथ हिलाकर उसे याद दिलाया, वे चले गए हैं, तलाश करना बंद करो। मैनेजर ने मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखा, उसका स्वर चिढ़ाने वाला था, लेकिन अंदर से वह थोड़ी भावुक थी। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि ये वांजू जियांग शाओ के साथ शामिल हो जाएगा। क्या यह एक बदसूरत बत्तख के काले हंस में बदल जाने जैसा नहीं है जो ऊंची शाखा पर चढ़ रहा है? ये वांजू के प्रति उसका रवैया अब पहले जैसा सहज नहीं रहा। मैनेजर के रवैये को देखते हुए ये वांजू की भावनाएं और भी जटिल हो गईं। उसने अभी अभी बुकिंग्यू के बारे में सोचा। जियांग यान के साथ इतनी शालीनता से पेश आना, उसकी पहचान असाधारण होनी चाहिए। तुरंत ये वांजू को फिर से हीनता का एहसास हुआ। उसका हृदय मिश्रित भावनाओं से भरा हुआ था। हालांकि प्रबंधक ने उसके विचारों पर ध्यान नहीं दिया और खुद से कहा, ये वांजू, आपको अभी उस व्यक्ति के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं इसे संभाल लूंगा। जियांग यान का पक्ष लेने के लिए वह वास्तव में अपनी पूरी कोशिश कर रही थी, यहाँ तक कि ये वांजू और झांग लिली के बीच उलझन को भी झेल रही थी। जल्द ही एक वीडियो प्रसारित हुआ। जियांग यान को नहीं पता था कि मैनेजर ने क्या किया है। वह वर्तमान में बुकिंग्यू के साथ खरीदारी कर रहा था। जियांग यान, चलो घर चलें। मुस्कुराते हुए बुकिंग्यू को देखकर जियांग यान थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ। उसने सोचा था कि वह ये वांजू के बारे में पूछेगी। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह ऐसे व्यवहार करेगी जैसे कुछ हुआ ही ना हो। चलो चलें, गौडमदर बेसब्री से हमारा इंतजार कर रही होंगी। बुकिंग्यू ने उसका हाथ पकड़ लिया और फुसलाया। जियांग मदर ने जाने से पहले जियांग यान से बार बार कहा था कि वह बुकिंग्यू की अच्छी देखभाल करे। बस ऐसे ही वापस चले जाओ। जियांग यान थोड़ा झिझका, लेकिन बुकिंग्यू को मनाता देखकर उसने सिर हिलाया। बुकिंग्यू के चेहरे पर मुस्कान आ गई। जाने से पहले उसने लुई विटॉन स्टोर की ओर देखा और सोचने लगी कि वह क्या सोच रही है। अल्पविराम। दूसरी ओर झांग लिली, जिसे सुरक्षाकर्मियों ने बाहर निकाला था, इस बारे में जितना अधिक सोचती थी उतना ही अधिक क्रोधित होती जाती थी। ये पहली बार था जब उसे ऐसी चीज का सामना करना पड़ा था। दिन के उजाले में उसे सुअर की तरह बाहर फेंक दिया गया। वह इसे बर्दाश्त नहीं कर सकी। झांग लिली ने गुस्से में अपना पैर पटका। उसका चेहरा दुर्भावनापूर्ण था। तुम खत्म हो गए। उसका मन तेजी से सोचने लगा और उसने ऑनलाइन एक लंबी पोस्ट लिखने के बारे में सोचा जिसमें ग्राहकों के साथ अशिष्ट व्यवहार के लिए लुई विटॉन की कड़ी आलोचना की गई हो। हजारों शब्द लिखने के बाद झांग लिली ने पूरे पाठ को संतोषजनक ढंग से पढ़ा। जैसे ही वह अपना तीखा हमला शुरू करने वाली थी, उसके फोन पर एक ट्रेंडिंग टॉपिक का नोटिफिकेशन आ गया। जैसे ही उसने शीर्षक देखा, उसकी दृष्टि धुंधली हो गई और वह पूरी तरह से स्तब्ध रह गई। शीर्षक था, एक लग्जरी स्टोर में कक्षा ने बेतहाशा हरकतें की, सुरक्षाकर्मियों ने बाहर निकाला कक्षा। झांग लिली अचंभित रह गई। उसे पहले से ही अंदाजा था कि यह खबर उसके बारे में है। वह अपनी पोस्ट देखने की जहमत भी नहीं उठा पाए और झट से उसे देखने के लिए क्लिक कर दिया। और हाँ, यह उसका वीडियो ही था। यद्यपि यह पिक्सेलेटेड था, लेकिन उसके कपड़ों से स्पष्ट पता चल रहा था कि यह वही थी। यह अपमानजनक है, वे मुझे बदनाम कर रहे हैं। झांग लिली को सोचने का समय नहीं मिला और वह टिप्पणी अनुभाग पर पहुंच गई।
जब उसने नेटिजन्स का मजाक देखा तो उसका सिर खून से भर गया और उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गईं। यह आंटी पागल हो गई होगी, स्टाफ ने उसे बताया था कि यह ड्रेस धुल नहीं सकती, उसने खुद इसे खराब कर दिया और फिर भी पैसे वापस मांगने की हिम्मत रखती है। विलासिता की वस्तुएं मूलतः अमीरों के आईक्यू टैक्स से कमाई कर रही हैं, फिर आम लोग ये सामान क्यों खरीदते हैं? बदसूरत लोग अधिक परेशानी पैदा करते हैं। यदि आप विलासिता की वस्तुएं नहीं खरीद सकते तो उन्हें न खरीदें और युवा लड़की के लिए चीजें मुश्किल न बनाएं। तस्क, ये आंटी तो दूसरों पर भी इल्जाम लगा रही है, साफ है कि इसने खुद स्टाफ के बाल खींचे थे। बहुत शर्मनाक बात है, अगर मैं वह आंटी होती तो मैं इतना आत्मधर्मी व्यवहार करने के बजाय बहुत पहले ही अपना चेहरा ढककर भाग गई होती। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम उद्धरण चिन्ह। टिप्पणियां लगभग पूरी तरह से उसका मजाक उड़ा रही थी और झांग लिली का मोटा चेहरा पहले हरा और फिर सफेद हो गया। वह क्रोध से आग बबूला थी। गुस्से में उसने अपना फोन लगभग जमीन पर पटक दिया, लेकिन सौभाग्य से उसकी समझ वापस आ गई। नहीं, मैं पुलिस को बुला रही हूँ। झांग लिली इसे बर्दाश्त नहीं कर सकी, उसने ऐसा अपमान कभी नहीं सहा था। जैसे ही वह पुलिस को फोन करने वाली थी, अचानक उसकी नजर एक टिप्पणी पर पड़ी। वैसे क्या उनके बगल वाला आदमी जियांग शाओ नहीं है? किसी ने जियांग यान की शक्ल पहचान ली। आईपी एड्रेस यू सिटी था, स्पष्टतः ये यू सिटी का कोई व्यक्ति था। जियांग शाओ। झांग लिली का दिल बैठ गया। क्या ऐसा हो सकता है कि जो आदमी स्टाफ सदस्य के लिए खड़ा हुआ था उसकी कोई महत्वपूर्ण पृष्ठभूमि थी? उसने जल्दी से टिप्पणियों पर क्लिक किया और देखा कि यू सिटी के कई निवासियों ने जियांग यान का उल्लेख किया है। टिप्पणियों में जियांग के समूह से संबंधित शब्दों को देखने के बाद झांग लिली इतनी डर गई कि वह लगभग गिर पड़ी। जियांग का समूह। झांग लिली को जियांग यान का शांत स्वभाव याद आया और फिर उसे याद आया कि कैसे उसने उसे ये वानजू का प्रेमी कहकर कोसा था। उसे ऐसा लगा जैसे बिजली गिर गई हो, उसका चेहरा पीला पड़ गया। वह जियांग यान को कैसे नाराज कर सकती है? जियांग के समूह के सामने वह एक चींटी जितनी छोटी थी जिसे आसानी से कुचला जा सकता था। मुझे क्या करना? झांग लिली घबरा गई थी, उसका दिमाग गड़बड़ा गया था। हालांकि जियांग यान की पहचान होने के बाद इस खबर की कहानी धीरे धीरे बदल गई। ध्यान झांग लिली से हटकर जियांग यान पर चला गया। किसी ने ये वांजू की पहचान यू सिटी यूनिवर्सिटी की कैंपस बैले के रूप में पहचान ली। जियांग शाओ और यू यूनिवर्सिटी के कैंपस की सुंदरी। हे। यद्यपि प्रबंधक ने वीडियो में लोगों को पिक्सेलित कर दिया था, फिर भी उनसे परिचित लोग उन्हें एक नजर में पहचान सकते थे। इसके अलावा जियांग यान का पक्ष लेने के लिए प्रबंधक ने जारी किए गए वीडियो को जियांग यान के पक्ष में संपादित कर दिया था। वीडियो में झांग लिली ये वांजू के प्रति दबंग और कठिन थी, जबकि जियांग यान नायक था जो आगे बढ़ा। जियांग शाओ को महिलाओं के साथ काफी भाग्य मिला है, उसके साथ एक सुंदरी है और वह यू विश्वविद्यालय की कैंपस सुंदरी से परिचित है। तुम्हें क्या पता, जियांग शाओ तो बस अन्याय देखकर मदद करता है। टिप्पणियां चिढ़ाने से भरी थीं। जियांग यान दूसरी पीढ़ी का एक अमीर व्यक्ति था और ये वांजू एक शीर्ष विश्वविद्यालय की कैंपस सुंदरी थी। जनता को उनके बीच के रिश्ते के बारे में गपशप करना पसंद था। ये खबर धीरे धीरे फैलती गई और प्रमुख वेबसाइटों पर भी सुर्खियां बनी। जब तक ये तियान को पता चला तब तक बहुत देर हो चुकी थी। नेटिजन्स की अस्पष्ट टिप्पणियों को देखकर उनका चेहरा गुस्से से काला पड़ गया और उनके चारों ओर एक हल्का दबाव फैल गया। जियांग यान। बिना किसी हिचकिचाहट के ये तियान ने जियांग यान का नंबर डायल किया और जैसे ही कॉल कनेक्ट हुई उसने आरोपों की बौछार कर दी। जियांग यान, ऑनलाइन अभद्र टिप्पणियों को देखो, क्या तुम ये जानबूझकर कर रहे हो? जल्दी से स्पष्टीकरण जारी करें, आपका मेरी बहन से कोई संबंध नहीं है। ऑनलाइन जो कुछ भी है वह आधारहीन मनगढ़ंत और दुर्भावनापूर्ण बदनामी है। ये तियान गुस्से में था। वह पहले से ही जियांग यान को नीचा देखता था, लेकिन अब नेटिजन्स को लगता है कि जियांग यान का उसकी बहन के साथ संबंध है। उन्होंने यहां तक कहा कि उसकी बहन एक सोने की खोदने वाली महिला थी जो धन की लालची थी और एक अमीर परिवार में शादी करने का सपना देखती थी। इससे ये तियान और भी क्रोधित हो गया। तो क्या हुआ अगर जियांग परिवार अमीर था? उसका मालिक फिर भी जियांग यान को अपने इशारे पर आने जाने देता था। वह गुरु का एकमात्र शिष्य था। जियांग यान हमेशा उसके नीचे रहेगा। फोन के दूसरी तरफ ये तियान की डांट सुनकर जियांग यान एक पल के लिए स्तब्ध रह गया और उलझन में पड़ गया। इस भाग्यपुत्र में फिर क्या खराबी थी? उसने ध्यान से सोचा, उसने हाल ही में ये तियान को नाराज करने के लिए कुछ भी नहीं किया था, है ना? ये तियान इतना क्रोधित क्यों था, मानो उसने उसकी पत्नी को चुरा लिया हो। हालांकि वह नहीं जानता था कि ये तियान किस तरह का पागलपन कर रहा था, लेकिन जियांग यान उसे खुश करने वाला नहीं था। उसने सीधे फोन काट दिया। बीप बीप बीप। ये तियान, जो जियांग यान के विनम्रतापूर्वक अपनी बात कहने का इंतजार कर रहा था, तुरंत हक्का बक्का रह गया। उसके क्रोध का उभार कहीं से भी बाहर नहीं निकल पाया और उसे दबा दिया गया। उसका चेहरा अनियंत्रित क्रोध से लाल हो गया। जियांग यान। जब उसने वापस कॉल करने की कोशिश की तो उसने पाया कि जियांग यान ने उसे ब्लॉक कर दिया है। जियांग यान तक पहुंचने में असमर्थ, ये तियान का सीना अकारण क्रोध से भर गया, जिससे वह और भी अधिक क्रोधित हो गया। अंततः उसने अपनी बहन का नंबर डायल किया। बहन, जियांग यान से दूर रहो। इस समय वानशेंग प्लाजा में जियांग यान के साथ हुई घटना के बाद स्टोर मैनेजर का ये वांजू के प्रति रवैया बदल गया। उसका स्वर बहुत अधिक दयालु हो गया। इस डर से कि झांग लिली उसे डरा सकती है, उसने उसे अपनी मानसिकता बदलने के लिए विशेष रूप से दोपहर की छुट्टी दे दी। ये वांजू अपनी दादी से मिलने अस्पताल जा रही थी, तभी रास्ते में उसे अपने छोटे भाई का फोन आया। इससे पहले कि वह कुछ बोल पाती, उसे ये तियान के ठंडे आरोपों का सामना करना पड़ा। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। ये वांजू एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, फिर जल्दी से उसे एहसास हुआ कि ये तियान जानता था कि लुई विटन स्टोर में क्या हुआ था। आप कैसे जानते हो? ये वांजू ने भौहें चढ़ाकर पूछा। क्या ऐसा हो सकता है कि जियांग यान ने स्वेच्छा से ये तियान को बताया हो? मुझे कैसे पता चला? जरा देखो तो ऑनलाइन क्या क्या फैलाया जा रहा है। ये तियान ने जब ये बताया तो वह गुस्से से भर गया। उसने सोचा कि कैसे नेटिजन्स उसकी बहन के ये तियान से चिपके रहने के बारे में बेतहाशा अटकलें लगा रहे थे, जबकि साथ ही जियांग यान पर भी फिदा थे और उसे गुस्सा और जलन दोनों महसूस हुई। ऑनलाइन ये वांजू ने जवाब देने की जहमत नहीं उठाई, सीधे कॉल बंद कर दी और समाचार देखने के लिए अपना फोन खोला। निश्चित रूप से उसने व्यापक रूप से प्रसारित वीडियो देखा। इसके अलावा ये स्पष्ट था कि स्टोर मैनेजर ने जानबूझकर इसे जारी किया था और इसका जियांग यान से कोई लेना देना नहीं था। उसने नीचे दी गई टिप्पणियों पर भी ध्यान दिया और उसका मूड जटिल हो गया। उस होटल से मिले 2 लाख के बारे में सोच रहा हूँ। दूसरे लोग गलत तो नहीं थे, है ना? ये वांजू ने आत्मा उपहास करने वाली मुस्कान दी। क्या तुमने देखा? ऑनलाइन उन गंदी टिप्पणियों को देखो, भविष्य में जियांग यान से दूर रहना। जल्द ही ये तियान ने फिर से फोन किया, उसका स्वर बेहद अप्रिय था। जियांग यान एक अच्छा इंसान नहीं है। उसके बगल में खड़ी औरतों को देखो, वह तो बस एक प्लेबॉय है। बुकिंग की सुंदरता कियान सियाओ से कम नहीं थी और उसकी शैली कियान सियाओ से पूरी तरह अलग थी।
बुकिंग्यू को एक छोटे पक्षी की तरह जियांग यान से चिपके हुए सोचकर ये तियान की आंखें ईर्ष्या से लाल हो गईं। सभी खूबसूरत महिलाएं जियांग यान के आसपास क्यों रहना पसंद करती हैं? क्या ये सिर्फ इसलिए नहीं है कि वह एक अच्छे परिवार में पैदा हुआ था और उसके मुंह में चांदी का चम्मच था? ईर्ष्या के कारण ये तियान के शब्द और भी अप्रिय हो गए। वह और मैं नामात्र के लिए साथी शिष्य हैं, लेकिन वास्तव में हमारा रिश्ता बहुत बुरा है। यह आदमी शायद जानबूझकर बहका रहा है। ये तियान की ढीली बातें सुनकर ये वांझू ने ठंडे स्वर में कहा, चुप रहो। ये तियान दंग रह गया।